नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, प्रस्तुत है आपके सामने टॉप रोमांटिक राइटर गुलशन नंदा का एक और महान उपन्यास मेहंदी का पहला भाग। इस उपन्यास को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि गुलशन नंदा कितने महान लेखक थे। उनकी लेखनी बेजोड़ थी, खासकर अच्छी रोमांटिक स्टोरीज लिखने के संबंध में। यह नॉवल आज से 50 साल पहले लिखा गया, परंतु फिर भी आपको ये बिल्कुल नवीन रचना लगेगी। जो लोग गुलशन नंदा जी के बारे में जानते हैं, उनको छोड़कर अगर बहुत से लोग उनके विषय में कोई डाउट रखते हों, तो वो ये समझ लें कि गुलशन नंदा ऐसे राइटर्स में से नहीं हैं जो दूसरों के चुरा कर लिखें। इन्होंने अपना मौलिक लिखा है और इनकी कहानियों को जैसे पहले पसंद किया जाता था, वैसे ही भी आज भी पसंद किया जाता है। एक ज़माना था जब इनको पढ़ने के लिए लोग खाना पीना तक भूल दे जाते थे। इनके नॉवेल्स ब्लैक तक में बिकने लगते थे। अपने इस चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो के माध्यम से हम वही पुराने नॉवेल्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल रूप में, बिना किसी काट छांट के। क्योंकि आजकल ये नॉवेल्स मिल नहीं पा रहे हैं और ज़्यादातर लोग इनको पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मेरे चैनल की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको सुनने में बहुत ही आनंद आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप इसको सुन नहीं रहे बल्कि पढ़ रहे हैं। आजकल की युवा पीढ़ी यदि नए राइटर्स को प्रमोट कर रही है, तो उन्हें गुलशन नंदा जी के बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए, उनके नॉवेल्स को ज़रूर सुनना चाहिए। और हमारे चैनल पर तो खास मुख्य नॉवेल्स प्रस्तुत किए गए हैं जो आपने बहुत ही पसंद किए हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल पर जो अब तक नॉवेल्स आए हैं उनको नहीं सुना है, तो उन्हें सुन लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उनको पसंद किया है। वैसे तो हमारे चैनल पर काफ़ी नॉवेल्स आ चुके हैं, पर यदि कोई चाहता है कि उनमें खास कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा अच्छी स्टोरी जो आपको लगेगी वो है गुलशन नंदा का लक्ष्मण रेखा, चंदन, कटी पतंग, नीलकंठ, माधवी, मैली चांदनी और भंवर। इसके अलावा इनके समकालीन राइटर रानू और राजवंश भी थे। उनके उपन्यास भी आपको बहुत पसंद आए हैं जो हमारे चैनल पर आ चुके हैं, जैसे प्यासी नदी, प्यासी शबनम, फूलों की रानी और अभिशाप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी इन सारे नॉवेल्स को सुनिए, आनंद उठाइए। और हाँ, साथ ही में हमारे चैनल पर आया है देवकी नंदन खत्री जी का चंद्रकांता, बिल्कुल मौलिक रूप में, जो अब तक सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है और व्यूज़ भी इसको सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने मेहंदी उपन्यास का पहला भाग। ये नॉवल भी आपको अवश्य ही पसंद आएगा। अर्चना नाज बिल्डिंग के कंपाउंड में प्रवेश करती ही सीधी लिफ्ट तक चली आई। माहिम में एलजे रोड पर नाज बिल्डिंग को ढूंढते ढूंढते वह थककर निढाल हो गई थी। उसकी सांस फूली हुई थी और माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थीं। उसने पर्स खोलकर रूमाल निकाला, फिर बड़ी अदा से माथे पर एकत्रित पसीने को पोंछा और संतोष की सांस लेते हुए लिफ्ट का बटन दबा दिया। तभी किसी की आहट से एकाएक वह चौंक पड़ी। उसने देखा एक अजनबी नौजवान उसके पास आ खड़ा हुआ था। काली पतलून और सफ़ेद कमीज में वह बड़ा स्मार्ट और सुंदर लग रहा था। वह भी सिर से पांव तक पसीने से भीगा हुआ था। उसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। अर्चना को ऐसा लगा जैसे यह नौजवान भी उसी की तरह नाज बिल्डिंग को ढूंढते ढूंढते थक हार कर आया हो। दोनों ने बारी बारी फिर लिफ्ट का बटन दबा दिया, लेकिन लिफ्ट नीचे उतर ही ना रही थी। दोनों कभी लिफ्ट के बंद दरवाजे को देखते और कभी उचटती दृष्टि से एक दूसरे के चेहरे को। वे अभी असमंजस में खड़े थे कि एक बूढ़ा खांसता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया और उन दोनों को लिफ्ट के पास खड़ा देखकर बोल उठा, आज यह आने वाली नहीं। कौन? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। लिफ्ट, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उंगली से उस शक्ति की ओर संकेत किया जिस पर लिखा हुआ था, लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर। ओह नो, दोनों के मुंह से फिर एक साथ निकला। उन्होंने एक दूसरे को झेंपी हुई नज़रों से देखा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। दोनों तेज कदमों से जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। अर्चना जब भी क्षण भर के लिए किसी सीढ़ी पर सांस लेने के लिए रुकती, नौजवान के पांव भी स्थिर हो जाते। फिर जब वह चलने लगती तो वह नौजवान भी उसके साथ चल पड़ता।
तीसरा माला पार करते करते दोनों की गति कुछ धीमी पड़ गई। अर्चना तो हाँफ ही रही थी। नौजवान की सांस भी कुछ उखड़ गई। दोनों की बिखरी सांसों को आवाज़ें बंद जीने में एक दूसरे से टकराती हुई सी अनुभव हो रही थीं। धीरे धीरे अर्चना को उस नौजवान की नीयत पर कुछ संदेह सा होने लगा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बुरे आशय से जानबूझकर वह उसका पीछा कर रहा हो। यह विचार आते ही उसके मुख पर कुछ अप्रिय से भाव उभर आए और वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। 5वें माले पर पहुंचकर अर्चना ने 29 नंबर के फ्लैट की घंटी का बटन दबा दिया। तभी नौजवान ने भी उसके साथ ही बटन दबाना चाहा था, परंतु रुक गया। दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराते टकराते बचे। अर्चना ने बुरा सा मुंह बनाकर उस नौजवान की ओर देखा, किंतु इससे पहले कि वह उसे कोई अप्रिय शब्द कहती, फ्लैट का द्वार खुल गया और एक भारी भरकम महिला उन्हें अपने सामने खड़ी दिखाई दी। उसके गले में लटकी छोटी सी सोने की क्रॉस से स्पष्ट था कि वह ईसाई है। क्या मांगता? महिला ने द्वार खोलते ही पूछा। आप ही मिसेस फिलिप हैं क्या? अर्चना ने तुरंत उससे पूछा। यस, यह फ्लैट का विज्ञापन आप ही ने दिया है। नौजवान ने जेब से आज का अखबार निकालकर खोलते हुए पूछा। अर्चना अपना पर्स खोलकर वही पर्चा निकालते निकालते सहसा रुक गई और आश्चर्य से नौजवान को देखने लगी। फिर लड़खड़ाती आवाज़ में वह मिस फिलिप्स को संबोधित करते हुए बोली, आप ही ने दिया है ना यह विज्ञापन? मिसेस फिलिप ने दोनों को ध्यानपूर्वक देखा और मुस्कुराती हुई बोली, यस, हमने दिया है। ठहरो, हम अभी चाबी लेकर आता। हमको ऐसा ही यंग और स्मार्ट कपल मांगता। मिसेस फिलिप जल्दी से अंदर आई। अर्चना नौजवान के प्रति अपने भ्रम का विचार करके झेंप गई। फिर उसकी ओर देखते हुए बोली, आप भी इसी विज्ञापन को पढ़कर यहाँ आए हैं? जी। इस बुढ़िया ने शायद हम दोनों को एक समझ लिया है। इससे पहले कि नौजवान उसकी बात का उत्तर देता, मिसेस फिलिप चाबी लेकर लौट आईं और आते ही दोनों को साथ चलने का संकेत करते हुए बोली, आओ हमारे साथ, कम ऑन। दोनों चुपचाप उसके साथ चल दिए। 6ठे माले पर एक छोटा सा टेरेस फ्लैट था। मिसेस फिलिप ने दरवाजे पर लगे ताले को खोला और दोनों को अंदर आने का संकेत किया। नौजवान और अर्चना ने एक दूसरे से आंख मिलाई और चुपचाप अंदर चले गए। मिसेस फिलिप ने फ्लैट में प्रवेश करते ही फ्लैट की प्रशंसा में ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाने आरंभ कर दिए। उसने बताया कि फ्लैट 2 महीने से खाली पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग उसे लेने के उत्सुक थे, किंतु जब तक उसको अपनी पसंद का किराएदार नहीं मिलता वह किसी को देना नहीं चाहती थी। वास्तव में उसे उन जैसा साफ सुथरा यंग कपल चाहिए था। फिर उसने एक एक करके फ्लैट की सारी खिड़कियां खोल दी और बोली, हवा तो ऐसा आता है जैसे नेचर का एयर कंडीशनर लगा है। हम इतना अच्छा फ्लैट कभी किराए पर नहीं देता अगर हमारा बच्चा लोग हमको मजबूर ना करता। दोनों अरब कंट्रीज़ में सर्विस के लिए चला गया। हम अकेला जान 2-2 फ्लैट को कैसे मेंटेन कर सकता? इसलिए अच्छे टेनेंट को। इसका किराया क्या है? अर्चना ने मिसेस फिलिप की बकबक से तंग आकर उसकी बात काटते हुए पूछा। 600, 600। 600? दोनों की जबान से एक साथ निकला और उनके मुंह खुले रह गए। 700 तक ऑफर है, लेकिन हम गंदा लोग को देना नहीं मांगता। जब तुम लोग इसके टेरेस पर खड़ा होकर फ्रेश हवा खाएगा तो दिन भर का थकान भूल जाएगा। यह सामने जो पेड़ है ना, डेली मॉर्निंग में इस पर एक कोयल कूकती है, ठीक 7 बजे। घड़ी में अलार्म लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। फ्लैट तो बहुत अच्छा है, अर्चना ने रुकते रुकते कहा। फिर क्या सोचता, सुबह सुबह आया है, 1 2 3 करो। अभी नहीं मिसेस फिलिप, हम आपको कल तक जवाब देगा। अर्चना ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। हाँ हाँ, कल तक बताएगा, नौजवान ने भी दबी जबान से कहा। 3 महीने का एडवांस लेगा हम। समझ गया मिसेस फिलिप, यह तो यहाँ का नियम है, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों को फैसला ना देखकर मिसेस फिलिप को थोड़ी नाराजगी हुई, किंतु उसके चेहरे पर से कुछ व्यक्त नहीं होने दिया और जल्दी जल्दी खिड़कियां बंद करने लगी। अर्चना और नौजवान ने मिसेस फिलिप को अगले रोज़ आने का वचन दिया और बाय बाय कहकर चले गए। दोनों अब तेजी से नाच बिल्डिंग की सीढ़ियां उतर रहे थे। प्रतिक्षण उनकी सीढ़ियां उतरने की गति बढ़ती ही जा रही थी। अब वे एक दूसरे को ओर देखना भी जरूरी नहीं समझ रहे थे। बिल्डिंग से बाहर आते ही दोनों बस स्टॉप की ओर बढ़े, जो वहां से चंद कदमों की दूरी पर ही था।
थोड़ी देर में दोनों क्यू में खड़े हो गए। बस आई, परंतु लंबा क्यू होने के कारण उनकी बारी ही नहीं आई और वे चिलचिलाती धूप में खड़े रह गए। अर्चना ने प्यास की तीव्रता से ओठों पर जबान फेरी और आसपास देखकर बस स्टैंड के पास ही स्टॉल पर कोक पीने चली गई। फिर अचानक उसकी दृष्टि अपने साथ आए नौजवान से मिली और उसने उसे भी कोक के लिए आमंत्रित कर दिया। नौजवान शायद धन्यवाद कहकर इस निमंत्रण को टाल ही देता, किंतु प्यास के कारण उसका भी गला सूख रहा था, इसलिए उसने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जैसे ही वह स्टॉल पर पहुंचा, अर्चना ने एक बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। थैंक यू, नौजवान ने ठंडी बोतल हाथ में थामते हुए कहा। कहिए, आपको फ्लैट कैसा लगा? अर्चना ने 2 घूंट कोक पीकर कहा। अच्छा है, और किराया? वह भी मेरे विचार से उचित ही है। तो आप ले रहे हैं ना? जी नहीं, 600 रुपया महीना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कहते हुए नौजवान ने कुछ शर्मिंदगी से अर्चना की ओर देखा। अर्चना मुस्कुराकर उससे कुछ कहने ही वाली थी कि नौजवान ने उससे पूछ लिया, आपका क्या विचार है? फ्लैट तो पसंद है, लेकिन 600 रुपये महीना अकेले अपने बस का नहीं। ओह, आई सी, कहते हुए नौजवान ने एक लंबे घूंट में कोक समाप्त किया और बोतल दुकानदार को थामते हुए बोला, अगर आपके स्थान पर कोई लड़का होता तो प्रॉब्लम हल हो जाती। वह कैसे? अर्चना ने चौंकते हुए पूछा। हम दोनों मिलकर यह फ्लैट ले लेते। एक कमरे में वह रहता, दूसरे में मैं। किचन और बाथरूम तो कॉमन चल ही जाता। आप चाहें तो ऐसा अब भी हो सकता है। लड़का हो या लड़की, इससे क्या अंतर पड़ता है? अर्चना ने बड़ी घनिष्ठता से कहा। नौजवान ने भौचक्का होकर उसकी ओर देखा तो वह मुस्कुराकर कह उठी, हाँ हाँ, आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन आप मेरी चिंता ना करें, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। तो फिर सोचना क्या? कहिए तो अभी एडवांस भर दिया जाए। ऐसा अच्छा फ्लैट इतने उचित किराए पर कहीं हाथ से ना निकल जाए। नौजवान ने खुश होकर कहा। ओके डन, अर्चना ने कहा और झट अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। नौजवान पहले तो थोड़ा झिझका, किंतु फिर मुस्कुराकर उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। किंतु मिसेस फिलिप ने तो हमें एक समझ रखा है, नौजवान ने कुछ चिंतित होकर कहा और फिर अपना हाथ ढीला करते हुए बोला, अगर यह बात उस पर खुल गई तो कहीं वह फ्लैट देने से इनकार ना कर दे। बात तो ठीक है। अर्चना के चेहरे से भी चिंता झलकने लगी। तो फिर क्या किया जाए? क्यों ना उसे इसी भ्रम में रहने दिया जाए? अर्चना ने कुछ सोचकर कहा। यानी आप और हम? जी, हम और आप एक हैं। जस्ट एन एग्रीमेंट। समझिए 2 दोस्त एक साथ रह रहे हैं। नो ऑब्जेक्शन, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। परंतु एक बात का ध्यान रहे मिस्टर। उसने नौजवान का नाम जानना चाहा। शोमू। हाँ मिस्टर शोमू, मैं यह कभी पसंद नहीं करूंगी कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में कोई दखल दें। मैं कहाँ जाती हूँ आपको इससे कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन आपका नाम तो पूछ सकता हूँ। अर्चना। किराए की रसीद किसके नाम कटवाऊँ? आप अपने नाम से? तो चलिए आज ही फैसला हो जाए, शोमू ने नाज बिल्डिंग की ओर संकेत करते हुए कहा। किंतु एडवांस मेरे पास है, आपसे बाद में हिसाब हो जाएगा। अर्चना ने जल्दी से पर्स में से 5 रुपये का नोट निकाला और कोक के पैसे चुका दिए। शोमू ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। वह इन छोटी छोटी बातों में व्यर्थ की औपचारिकता को अच्छा नहीं समझता था। दोनों वापस नाज बिल्डिंग की ओर बढ़ गए। कुहू कुहू कुहू, कोयल की कूक अर्चना के गानों में गूंज रही थी, किंतु आज वह इतनी गहरी नींद सोई थी कि उसे यह आवाज़ किसी स्वप्न लोक से आती हुई अनुभव हो रही थी। नींद ही में उसे सुहाना सपना समझकर वह आनंदित हो रही थी कि अचानक कोयल फ्लैट की खिड़की से मिली हुई टहनी पर आ बैठी और जोर जोर से कूकने लगी। अर्चना की आंख खुल गई। उसने खिड़की की ओर देखा और उसे मिसेस फिलिप की बात याद आ गई। यह सामने जो पेड़ है ना, डेली मॉर्निंग में इस पर एक कोयल कूकती है, ठीक 7 बजे। घड़ी में अलार्म लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अर्चना की दृष्टि अनायास ही टेबल क्लॉक पर चली आई। उसने देखा घड़ी में ठीक 7 बजे थे। लेटे लेटे उसने दोनों हाथ उठाकर अंगड़ाई ली तो नाइटी की आस्तीन फिसल कर नीचे आ गई और उसकी सुंदर कोमल तथा भरी हुई बाहें नंगी हो गईं। उसने चादर सीने से हटाकर एक और फेंक दी और झटके के साथ उठ बैठी। महीन थोड़ी पारदर्शी नाइटी से उसका अंग अंग बाहर झांक रहा था और उसके गुलाबी शरीर की झलक से सफ़ेद नाइटी भी गुलाबी गुलाबी लग रही थी।
खिड़की से आती हुई ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया और वह माथे पर आई लट को उंगलियों से संवारती हुई हवा का आनंद उठाने के लिए बेडरूम से निकलकर टेरेस पर आ खड़ी हुई। हवा के चंचल झोंके जैसे उसी की ओर प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके टेरेस पर आते ही वह उसके खुले बालों और हल्की फुल्की नाइटी से खिलवाड़ करने लगे। उसके बार बार संवारने पर भी यह खुले हुए काले रेशम के लच्छे कभी उसके कंधों को चूमने लगते और कभी सीने पर बिखर जाते। तभी एक गहरी निस्तब्धता की अनुभूति होते ही उसने दृष्टि घुमाकर पास के पेड़ को देखा। कोयल शायद उसे जगाकर वहां से उड़ गई थी, किसी और नींद के नाते को जगाने के लिए। अर्चना प्रभात की अत्यंत मनोहर छटा को देखने में व्यस्त थी। कितना शांत था यह फ्लैट। फिर एकाएक उसे सोमू का ध्यान आ गया। कहीं इस दशा में उसे खड़ा वह देख न रहा हो। उसकी दृष्टि सोमू के कमरे की ओर उठ गई। खिड़की खुली थी, किंतु सोमू खिड़की में नहीं था। उसने संतोष की सांस ली और धीरे धीरे सोमू के कमरे की खिड़की के पास पहुंचकर चोरी चोरी भीतर झांकने लगी। सोमू अपने कमरे में नहीं था। फिर वह बाथरूम का खुला दरवाज़ा देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह वहां भी नहीं था। अर्चना सोचने लगी, आखिर इतने सवेरे वह कहाँ चला गया। तभी फ्लैट के प्रवेश द्वार में बाहर से किसी के चाबी घुमाने की आवाज़ आई। उसने चौंककर द्वार की ओर देखा और इस विचार से कि सोमू उसे अपने बेडरूम की खिड़की के पास खड़ा न देख ले, वह तेजी से टेरेस की ओर भागी। लेकिन अभी 2 कदम ही बढ़ी होगी कि द्वार खुल गया। सोमू एक हाथ में थर्मस और दूसरे हाथ में बिस्किट का एक पैकेट लिए अंदर दाखिल हुआ। उससे दृष्टि मिलाते ही अर्चना के कदम वहीं रुक गए। सोमू ने द्वार बंद किया और उसकी ओर बढ़ते हुए मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, अर्चना ने ओठों से धीमी सी आवाज़ निकाली। फिर न जाने क्या सोचकर रुकते रुकते उसने पूछा, इतने सवेरे कहाँ चले गए थे। सामने वाले ईरानी होटल में। थर्मस तो था ही, सोचा गरम गरम चाय ले आऊं। बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं यह ईरानी, सोमू ने कहा और फिर उसकी नाइटी में से झांकते हुए गुलाबी चित्ताकर्षक शरीर पर एक उचटती सी दृष्टि डालते हुए पूछ बैठा, आप भी पिएंगी ना। जी नहीं, मैं चाय पीने की अभ्यस्त नहीं हूँ, अर्चना ने रूखा सा उत्तर दिया। सोमू उसकी रुखाई से झेम गया, लेकिन फिर रुकते रुकते बोला, अभ्यस्त ना सही, कभी तो पी ही लेती होंगी। हाँ, किंतु इस समय मेरा पीने का मूड नहीं है, अर्चना ने फिर उसी रुखाई से कहा। ओ, सोमू खिसिया गया और पलटकर अपने कमरे की ओर चला गया। अर्चना के कहने को तो चाय से इनकार कर दिया था, किंतु वास्तव में इस समय उसे चाय की प्रबल इच्छा हो रही थी। अपनी इस इच्छा को बलपूर्वक दबाती हुई वह अपने कमरे में लौट आई और फिर बिस्तर पर लेट गई। उसने सोचा, सोमू उसे अशिष्ट समझता होगा। समझता फिरे। आज वह उसकी चाय पी लेती, कल कुछ और भेंट कर देता, परसों कुछ और। इस प्रकार दोनों के बीच का अंतर कम होता जाता। नहीं, वह किसी मूल्य पर यह घनिष्ठता नहीं चाहती। वह भली भांति जानती है इन मर्दों की प्रवृत्ति। जरा सी ढील दो तो कबूतर की तरह फुदकते गुटरगू करते हुए बहुत निकट आ जाते हैं। बिस्तर पर लेटी खड़ी बड़ी देर तक वह ऐसी बातें सोचती रही। खट खट खट, अचानक किवाड़ पर दस्तक हुई। वह अपने विचारों से चौंक पड़ी और लेटे लेटे ही बोली, कहिए। मैं नहाने जा रहा हूँ। बाहर से सोमू की आवाज़ आई। तो जाइए, मुझसे कोई अनुमति लेनी है, अर्चना ने बड़े खुश्क स्वर में कहा। मैंने सोचा आपको बता दूं, बाथरूम कॉमन है ना, शायद आपको जल्दी हो। जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। थैंक यू, सोमू ने बाथरूम की ओर जाते हुए कहा। अर्चना ने कनखियों से किवाड़ की ओर देखा और फिर तिपाई पर रखी एक फिल्मी पत्रिका उठाकर देखने लगी। पत्रिका में उसका मन नहीं लगा। उसके मस्तिष्क पट पर तो सोमू घूम रहा था। उसने सोचा, कितना भला और शर्मीला है बेचारा, किंतु इतना शीघ्र किसी पर भरोसा भी तो नहीं करना चाहिए। कौन जाने आगे चलकर क्या क्या रंग दिखाए। इस फ्लैट में यह थोड़ा अंतर ही उसे सुरक्षित रख सकता है। इस अजनबीपन में ही उसकी भलाई है। ये सोचते हुए उसने पत्रिका मेज पर फेंक दी और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी, जहां पेड़ों के पत्ते सुबह की सूरज की सुनहरी किरणों से चमक उठे थे। तभी बाहर के द्वार की घंटी बज उठी। इस समय यह कौन आ गया? अर्चना बड़बड़ाई और उठकर जल्दी से द्वार खोल दिया। मिसेस फिलिप हाथ में बाइबल लिए बाहर खड़ी थीं। अर्चना को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग मिसेस सोमू। जी, अर्चना के मुंह से अनायास निकला।
मिसेस सोमू के संबोधन से वह बौखला गई थी, किंतु झट फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, जी जी, गुड मॉर्निंग। हम चर्च गया था, वापसी में सोचा तुमको भी ब्लेस करता चले, कहते हुए मिसेस फिलिप अंदर आ गईं। थैंक यू, अर्चना ने उसके पीछे चलते हुए कहा। तुमको हम डिस्टर्ब तो नहीं किया? जी जी नहीं, अर्चना ने झेंपते हुए कहा। क्यों, गॉड पे बिलीव नहीं करता? करती हूँ, स्नान के बाद पूजा करूँगी। वेरी गुड वेरी गुड, प्रेयर जरूर किया करो। हम हर बुध को अपने माहिम चर्च में प्रेयर करने जाता, वहाँ हर धर्म का लोग आता, जो कामना करता पूरा होता। अच्छा, अर्चना ने उसकी बात में रुचि लेते हुए कहा। अरे मिरेकल होता, उधर मिरेकल, अंधे को आंख मिलता, बहरे को कान मिलता, लंगड़े को टांग मिलता। इसी बिल्डिंग में तीसरे माले पर कृष्णा है ना? कौन कृष्णा? ओ सॉरी, हम भी कैसा पागल है, कल ही तो तुम आया है, कृष्णा को तुम क्या जाने, बहुत पैसे वाला लोग है, 4 नौकर, 2 मोटर गाड़ी रखता, मगर बच्चा नहीं था, इसलिए हमेशा वरीड रहता था। बहुत इलाज कराया, साधु फकीर लोग के पास गया, कुछ नहीं हुआ। हम बोला माहिम चर्च में नबीना रखो, गॉड तुमको बच्चा देगा। वह हर बुध को चर्च में जाने लगा। अभी 9 बुध पूरा भी नहीं हुआ था कि वह प्रेग्नेंट हो गया। ओ आई सी, अर्चना उससे पीछा छुड़ाने के लिए बेचैन सी हो रही थी। सोमू किधर है? मिसेस फिलिप ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वह नहा रहे हैं, अर्चना ने बाथरूम की ओर देखते हुए कहा। पानी बरोबर आता है ना? जी बरोबर आता है। और कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ हो तो बोलना, कहते हुए मिसेस फिलिप की दृष्टि अचानक किचन की ओर उठ गई और किचन खाली देखकर वह आश्चर्य से बोली, यह क्या, किचन खाली पड़ा है? ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया? जी, वह ईरानी होटल से मंगा लिया था। होटल से? छी छी, होटल का खाना गंदा होता है, घर में क्यों नहीं बनाता? धीरे धीरे बनाने लगूंगी, अभी तो चूल्हा और बर्तन भी नहीं है। तो हमसे काहे को नहीं बोला, हम एक स्टोव और थोड़ा बर्तन दे देता। होटल में खाना बुरी बात है, तुम घर में अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया करो, उसका साथ बैठकर खाया करो, इससे लब बढ़ता है। बाहर खाना खाने जाए तो हस्बैंड भी बाहर का ही हो जाता है। हम भी जाकर तुम्हारे लिए बर्तन भिजवाता है। अरे नहीं नहीं, यह कष्ट मत कीजिएगा, अर्चना ने जल्दी से कहा। कष्ट कैसा? तुम हमारा बच्चा लोग जैसा है, बच्चा लोग के काम आने से हमको कष्ट कैसा होएगा? मिसेस फिलिप ने कहा और पलटकर तेजी से द्वार से बाहर निकल गईं। अर्चना उलझनों के नए जाल में फंस गई। कहीं सोमू और उसके झूठ मूठ के संबंध का भेद खुल गया तो? तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और सोमू कमर पर तौलिया लपेटे हुए बाहर निकला। उसको इस दशा में देखकर अर्चना के माथे पर बल पड़ गए। वह जल्दी से दूसरी ओर पलट गई और तीखे स्वर में बोली, यह क्या अशिष्टता है? ओह सॉरी, सोमू ने लजाते हुए कहा। वास्तव में मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ होंगी, अब ऐसी अशिष्टता नहीं होगी। इतना कहकर वह तौलिया संभालता हुआ जल्दी से अपने कमरे में घुस गया। उसके जाते ही अर्चना मुस्कुरा दी। उसका यह क्रोध भी कृत्रिम ही था। वास्तव में तौलिया लपेटे हुए सोमू उसे बड़ा भला लगा था। उसके टोकने पर वह कैसे शर्मा गया था। उसे एक ही दिन में अपने पड़ोसी की भलमनसी का अनुमान हो गया था। फिर भी यह अंतर तो आवश्यक ही था, इतनी दूरी तो उसे रखनी ही थी। यही सोचते हुए वह अपने कमरे में चली गई। सोमू ने अपने कमरे में पहुंचकर जल्दी जल्दी कपड़े पहने, बालों में कंघी की, जूते पहने और एक मोटी सी फाइल बगल में दबाकर बाहर निकल आया। द्वार के पास पहुंचकर अचानक उसे कुछ याद आया और पलटकर उसने अर्चना के कमरे के किवाड़ पर दस्तक दी। यस, अर्चना की आवाज़ आई। मैं बाहर जा रहा हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। तो जाइए, मैंने कब रोका है आपको? अर्चना ने कुछ तीक्ष्ण स्वर में कहा। बात रोकने की नहीं, चाबी की है। मेरा मतलब है, बाहर के दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी मैंने बनवाई है। एक आपके पास रहेगी और एक मेरे पास। तो रख दीजिए टेबल पर, अर्चना ने लापरवाही से कहा। सोमू ने कमरे में एक कदम बढ़ाते हुए तिपाही पर चाबी रख दी और बिना उसके आंख चार किए पलटता हुआ चला गया और बोला, बाय बाय। बाय बाय, अर्चना ने धीमे स्वर में कहा और उसकी संकोचशीलता पर फिर मुस्कुरा दी। किवाड़ बंद होने की आवाज़ सुनते ही वह उठी और तेजी से किवाड़ के पास पहुंचकर भीतर से चटकनी लगा दी। अब वह बिल्कुल स्वतंत्र थी। उसने संतोष की सांस लेते हुए एक अंगड़ाई ली और नाइटी उतारकर फेंक दी। उसने एक दृष्टि अपने गुलाबी यौवन वाले शरीर पर डाली
और शैम्पू की शीशी उठाकर बाथरूम की ओर बढ़ी। अभी वे बाथरूम से बाहर ही थी कि प्रवेश द्वार की घंटी बज उठी। ओ माय गॉड, फिर वापस आ गया शायद, उसके मुंह से अनायास निकला और वह लपककर कमरे में घुस गई। खूंटी पर टंगा हुआ गाउन उतारा और उसे पहनती हुई क्रोध में भरी द्वार की ओर बढ़ी। द्वार खोलते ही वह शोमू पर बरस पड़ना चाहती थी, किंतु चटकनी खोलकर जैसे ही उसने कुछ कहना चाहा, बाहर एक 10-12 बरस के लड़के को खड़ा देखकर छटपटा गई। लड़के के हाथ में स्टोव था और दूसरे हाथ में कुछ बर्तन। अर्चना ने पूरा किवाड़ खोल दिया। लड़के के पीछे मिसेस फिलिप खड़ी मुस्कुरा रही थीं। ओह आप, अर्चना पीछे हटती हुई बोली। हम ये स्टोव और बर्तन देने आया था, संभालो इन्हें। मिसेस फिलिप लड़के के पीछे पीछे फ्लैट के अंदर आती हुई बोली। आपने क्यों कष्ट किया, अर्चना ने कहा और स्टोव और बर्तन लड़के से किचन में रखवा दिए। मिसेस फिलिप ने उपदेश देते हुए लंबा भाषण छेड़ दिया। जब हम नवा नवा शादी बनाया तो हम भी तुम्हारा माफिक होटल में खाता था, पर हमारा मम्मी हमको हम जैसा समझाता कि हस्बैंड को बताओ तुम उससे कितना लव करता, उसका कितना केयर करता, उसके लिए खाना बनाओ, उसका सर्विस करो, वह तुम्हारा स्लेव बन जाएगा। हम ऐसा ही किया, हमारा हस्बैंड बिल्कुल हमारा स्लेव बन गया। अच्छा, अर्चना ने रस लेते हुए कहा। यस, वह अक्खा लाइफ किसी दूसरी छोकरी की ओर नज़र उठाकर नहीं देखा, बस हमको ही देखता रहता। आप जवानी में बहुत सुंदर भी तो रही होंगी, अर्चना ने मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या बोलें, मिसेस फिलिप कुछ सकचाती हुई बोली। बहुत बड़ा बड़ा लोग हमको लाइन मारता, पर हम कभी किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। हमारा हस्बैंड भी बहुत हैंडसम था, बिल्कुल तुम्हारा हस्बैंड का माफिक, इसलिए बोलता है तुम उसका केयर करो, उसका सर्विस करके अपना स्लेव बना लो, नहीं तो बम्बई की छोकरी लोग बहुत ख़राब है। कोई हस्बैंड छोकरा देखा और उसको लिफ्ट देने लगा। तुम्हारा हस्बैंड किधर काम करता है? जी वह, अर्चना एकाएक इस प्रश्न पर गड़बड़ा गई। वह क्या बताए, उसे तो स्वयं भी मालूम नहीं था कि शोमू क्या करता है। मिसेस फिलिप के संदेह से बचने के लिए उसने यूं ही कह दिया, जी वह एक अमेरिकन फर्म में काम करते हैं, बहुत अच्छी फर्म है। गॉड ब्लेस हिम। यह कहते हुए मिसेस फिलिप वापस चली गईं। उसके जाते ही अर्चना ने फिर बाहर के द्वार की चटकनी लगा दी और संतोष की सांस ली। तभी उसके मस्तिष्क में इस विचार ने अंगड़ाई ली कि कहीं उसका बोला हुआ झूठ उसे किसी नए चक्कर में ना डाल दे। कुछ क्षण तक यही सोचती हुई वह वहीं गुमसुम सी खड़ी रही। फिर बड़बड़ाई, तुम भी उसका केयर करो, उसके लिए खाना बनाओ, उसको अपना स्लेव बना लो। और कंधे झटककर गाउन की डोरी खोलती हुई बाथरूम में चली गई। 200 पन्ने की लंबी फिल्म कहानी प्रोड्यूसर ताराचंद को सुनाते सुनाते सोमू हाँफने लगा था। उसने ऑफिस बॉय से पानी मंगवाया और रूमाल से माथे का पसीना पोंछकर प्रश्नपूचक दृष्टि से ताराचंद की ओर देखा। ताराचंद ने आराम कुर्सी पर कसमसाते हुए कहा, शुरू में तो समझा था मुझे कहानी मिल गई, लेकिन अंत बड़ा फुसफुसा निकला। शोमू को लगा जैसे उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया हो। उसने कहानी की फाइल मेज पर रखते हुए कहा, तो फिर क्या फैसला किया आपने? फैसला? कहानी के बारे में इतनी जल्दी फैसला नहीं किया जा सकता, सोचूंगा। कब तक सोच लेंगे आप? मेरा मतलब है फिर मैं कब आऊं? देखिए ऐसा कीजिए, ताराचंद ने अपनी दोनों टांगें सामने की मेज पर फैलाते हुए कहा, आप इस कहानी का आइडिया मुझे दे दीजिए। केवल आइडिया? हाँ, आइडिया के सिवा इसमें है ही क्या? ये 200 पन्ने जो मैंने 2 महीने में काले किए हैं, इसमें आपको केवल आइडिया ही दिखाई देता है, कहानी, स्क्रीन प्ले, सिनेरियो, डायलॉग कुछ भी नहीं। आप शायद इंडस्ट्री में नए नए आए हैं, इसलिए आपको मालूम नहीं। फिल्मी कहानी और डायलॉग लिखना बच्चों का खेल नहीं है। जानते हैं, अगर मैंने आपका आइडिया ले लिया तो मुझे इस पर कितना खर्च करना पड़ेगा? स्टोरी राइटर को कम से कम 50,000, स्क्रीन प्ले राइटर को 40,000 और डायलॉग राइटर को 25,000। सिनेरियो तो मैं स्वयं ही लिखूंगा। मैं तो केवल आपका साहस बढ़ाने के लिए आपका आइडिया खरीदना चाहता था, वरना ऐसे कितने आइडियाज़ लिए लोग मेरे दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं। कहते हुए ताराचंद ने घड़ी की दृष्टि डालकर दोनों टांगे मेज के नीचे करते हुए कुछ उतावले स्वर में कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, जो भी फैसला करना है जल्दी कीजिए। शोमू असमंजस में पड़ गया। जितने रुपए वह घर ले आया था सब खर्च हो गए थे और रुपए वह घर से मंगाना नहीं चाहता था।
क्योंकि घर से मुंबई आते समय उसके बड़े भाई ने समझाया था कि व्यर्थ ही धक्के खाने वह बम्बई ना जाए, वरना कुछ दिन बाद वहाँ की सड़कें नाप कर चला आएगा। तो उसने बड़े दृढ़ विश्वास से कहा था वह चंद ही महीनों में उन्हें कुछ बनकर दिखाएगा। लेकिन बम्बई के स्टूडियोज़ के चक्कर काटते और प्रोड्यूसरों के द्वारों पर दस्तक देते देते उसे 4 महीने हो चुके थे। अब तक उसकी एक भी कहानी नहीं बिकी थी और अब आर्थिक अभाव के कारण उसकी दशा बहुत जीर्ण सी हो रही थी। अगर अब वह यह कहानी ना बिकी तो विवशतः या तो उसे घर वापस जाने की हीनता उठानी पड़ेगी या फिर भाई को पत्र लिखकर उसे और रुपयों की प्रार्थना करनी पड़ेगी, और वह ये दोनों बातों में से एक भी करने के लिए तैयार नहीं था। क्या सोच रहे हैं आप? मुझे 12 बजे गाने की रिकॉर्डिंग पर पहुंचना है। ताराचंद की आवाज़ ने उसकी विचार श्रृंखला को भंग कर दिया और वह चौंकते हुए बोला, जी आप आइडिया ही ले लीजिए। ठीक है, तो कल 11 बजे आकर एग्रीमेंट कर लीजिए और एडवांस रुपए ले जाइएगा। कितने रुपए देंगे आप? 2000 एडवांस में? 2000 एडवांस, ताराचंद ने ठहाका लगाते हुए कहा। अपने बारे में आप किस बोध भ्रम में पड़े हैं? आइडिया के कुल 2000 मिलेंगे आपको। केवल 2000? सोमू को जैसे विश्वास नहीं आया। जी हाँ, और वह भी एक साथ नहीं, किश्तों में। एग्रीमेंट के समय 200 रुपये और फिर हर शूटिंग पर 200-200 रुपये मिलते जाएंगे। कितने दिनों में शूटिंग समाप्त कर लेंगे आप? आर्टिस्टों के डेट देने पर फिल्म की प्रोग्रेस निर्भर होती है। हो सकता है साल भर में ही समाप्त हो जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे कोई 200 रुपये महीना पड़ेगा। नए राइटर के लिए तो यह भी बहुत है। आपको तो मैं किसी खाते पीते घराने का बेटा समझकर 2000 रुपये दे रहा हूँ, वरना बहुत से फटीचर राइटर तो 500-500 रुपये में कहानी डायलॉग समेत ही दे जाते हैं। बोलिए, स्वीकार है? जी नहीं, मैं इतना सस्ता नहीं बिकूंगा। सोमू ने फाइल उठाकर बगल में दबाते हुए कहा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अच्छा सुनिए, मैं 500 और बढ़ा दूंगा, ताराचंद ने कुछ नम्र पड़ते हुए कहा। जी धन्यवाद, मैंने कहा ना मैं इतना सस्ता नहीं हूँ। आप फटीचरों से ही कहानी खरीदिए, सोमू ने कहा और ऑफिस से निकलकर क्रोध में जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते हुए फेमस बिल्डिंग के नीचे आ गया। उसने सुन रखा था कि सेठ ताराचंद नए राइटरों से बहुत थोड़े मूल्य पर कहानियाँ खरीदकर लाखों रुपए कमाता है, किंतु वह उसे इतने थोड़े पैसे देगा यह उसने सोचा भी नहीं था। इससे अधिक तनख्वाह तो उसके घर के नौकरों को मिलती है। इसी प्रकार की बातें सोचता हुआ सिर झुकाए वह अपनी धुन में सड़क के एक किनारे चला जा रहा था कि अचानक बीच सड़क पर आई एक शानदार कार तेजी से उसकी ओर मुड़ी और ठीक उसके पास आकर ब्रेक लगने की चीख के साथ रुक गई। सोमू उछलकर जल्दी से चुपचाप फुटपाथ पर चढ़ गया और चारों ओर के लोग ड्राइवर को गालियां देते हुए उस पर दौड़ पड़े। अंधा है साला, जानबूझकर एक्सीडेंट करना चाहता था, बाल बाल बच गया, नहीं तो मार दिया था साले ने। कार वाले समझते हैं उनके बाप की सड़क है, मारो साले को मारो। लेकिन इससे पहले कि वे लोग कार के पास पहुंचे, कार का अगला दरवाज़ा खुला और एक फैशनेबल युवक ने मुस्कुराते हुए सोमू को कार के अंदर घसीटते हुए कहा, अबे अंदर आजा जल्दी, नहीं तो ये तेरे सगे संबंधी मेरा भुरकस निकाल देंगे। अरे राजू तुम, सोमू के मुंह से अनायास निकला और वह झट कार में सवार हो गया। यह दृश्य देखकर उधर बढ़ते हुए लोग चकित रह गए। राजू ने कार स्टार्ट करते हुए खिड़की से गर्दन निकालकर उन लोगों से कहा, जाइए आप लोग, मैंने अपने दोस्त से मजाक किया था। उसने तेजी से कार आगे बढ़ा दी और लोग बड़बड़ाते हुए इधर उधर बिखर गए। जानता है, जब से तू गुम हुआ है मैं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरा हूँ तुझे। कोई स्टूडियो, किसी प्रोड्यूसर का ऑफिस नहीं, ऐसा नहीं होगा जहाँ मैं तेरी खोज में ना पहुँचा हूँ। बोल, तू क्यों चला गया था मेरा घर छोड़कर? राजू ने कंधे से सोमू को टहोहा देते हुए पूछा। इसलिए कि वह तुम्हारा घर नहीं था, सोमू ने गंभीरता से कहा। मेरा घर न सही, मैं वहाँ पेइंग गेस्ट के नाते तो रहता हूँ। नहीं, तुम वहाँ किसी और नाते से रहते हो, सोमू ने राजू की आंखों में आंख डालते हुए कहा। राजू ने आश्चर्य से आंखें फाड़कर सोमू की ओर देखा और कार की गति धीमी करते हुए बोला, क्या मतलब? मतलब मुझसे अधिक तुम जानते हो, और मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपनी आंखों से देखकर कह रहा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि गांव से शहर आकर तुम इतने गिर जाओगे। राजू को ऐसा लगा जैसे शर्म से उस पर घड़ों पानी पड़ गया हो। वह थोड़ी देर मौन बैठा रहा और धीमे स्वर में बोला, सोमू तुम जानते हो मैं गरीब बाप का बेटा हूँ,
हाँ जानता हूँ, सोमू ने कठोरता से कहा, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम वैश्याओं के समान धंधा करने लगो। मिस रूपमाला की आयु तुम्हारी माँ के लगभग होगी और तुम थोड़े से पैसों और ऐशोराम के लिए उसके रखेल बन गए हो, तो इसमें हानि ही क्या। मैं मर्द हूँ, कोई औरत तो नहीं जो इस बात पर शर्माऊं। लेकिन अपनी और उसकी आयु का अंतर तो देखो। आयु में क्या रखा है, ढलता सूरज सुंदर होता है, पुराने चावलों का मजा ही और है। और फिर जब 60 साल की आयु के मर्द 20 साल की छोकरियों से संबंध रख सकते हैं, तो 40-45 की औरत 25 साल के जवान से संबंध क्यों नहीं रख सकती। किंतु जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? वह तुम्हारा खून चूस लेगी, तुम्हें नकारा बनाकर छोड़ देगी, तुम्हें टीबी हो जाएगी और तुम एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगे। मर जाऊंगा तो मुझ पर एक कहानी लिख देना, फिल्म श्योर हिट होगी। जरा सोचो तो कितना ओरिजिनल प्लांट होगा। कहते हुए राजू हंस पड़ा। मेरी बातों को मजाक में मत उड़ाओ राजू। मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो इस धंधे को छोड़कर कोई सम्मान वाला काम ढूंढ लो। रहने दे यार लेक्चर, बहुत धक्के खा चुका हूँ काम की खोज में। अब मुझसे और धक्के नहीं खाए जाएंगे। हराम की कमाई मुँह लग गई है ना। हराम की क्यों, वह अपना माल मुझ पर लुटाती है और मैं बदले में अपनी जवानी उस पर खर्च करता हूँ। हिसाब बराबर हो गया? हिसाब बराबर नहीं हुआ, तुम सरासर घाटे में रहोगे। अरे घाटा कैसा यार, शानदार फ्लैट में रहता हूँ, शानदार कप खाना खाता हूँ, शानदार मोटर में घूमता हूँ, शानदार कपड़े पहनता हूँ। रोज सवेरे सवेरे जेब में 100 का पत्ता खड़खड़ाने लगता है। शाम को स्कॉच की बोतल आ जाती है। बस थोड़ी देर में रूपमाला से जबरदस्ती रोमांस करना पड़ता है। उसके बाद 3-4 पैग मारकर मजे से सो जाता हूँ। मजे से नहीं सोते, अपनी आत्मा को शराब से सुलाकर सोते हो, वरना रात भर तुम्हारी अंतरात्मा सांप बनकर तुम्हें डसती रहे। फूलों के बिस्तर पर रात भर तुम्हारे शरीर में कांटे चुभते रहें। बस बस, रहने दो अपना पुस्तकों का दर्शन शास्त्र, वास्तविकता की बात करो। देखो यथार्थ क्या है। विवशता जरूरतमंद इंसान को सब कुछ करने पर विवश कर देती है। मेरी ही तरह मिस रूपमाला भी विवश है। उसे क्या विवशता है? बहुत बड़ी विवशता। जवानी में हीरोइन बनना चाहती थी। इस शौक को पूरा करने के लिए एक बूढ़े फाइनेंसर से शादी कर ली। उसने उसे हीरोइन तो बना दिया, लेकिन उसकी जवानी की आग नहीं बुझा सका और वह थोड़े ही दिनों में लुढ़क गया, अपने पीछे लाखों की दौलत छोड़कर। और जवानी में जो वासना पूर्ति ना हो सकी, उसे रुपयों के बलबूते अब पूरी करनी है। सोमू ने बात काटते हुए कहा, सीधी सी बात है, अब ये लुढ़की तो इसकी दौलत मुझे मिल जाएगी। वह नहीं लुढ़केगी, तुम्हें लुढ़का देगी। चलो अगर हम ही लुढ़केंगे तो ऐश करके लुढ़केंगे, तेरी तरह ठोकरें मारकर खाकर नहीं। बोल, तेरी सिफारिश करा दूं उससे? कैसी सिफारिश? अरे सारी फिल्म इंडस्ट्री जानती है उसे। जिस प्रोड्यूसर को इशारा कर देगी तेरी स्टोरी खरीद लेगा। मुझे ना तुम्हारी सिफारिश की आवश्यकता है और ना उसकी। मैं जो कुछ करूँगा अपने बलबूते पर करूँगा। 4 महीने से तो कर रहा है बच्चू। खैर कुछ दिन और करके देख ले, राजू ने लापरवाही से कहा और फिर अचानक विचार आते ही पूछ बैठा, अरे हाँ, यह तो पूछा ही नहीं मैंने। कहाँ रहता है तू? माहिम में, एक रशियन बुढ़िया का पेइंग गेस्ट हूँ। मालदार है क्या? हर बुढ़िया मिस रूपमाला नहीं होती मिस्टर, वह बहुत भली, शिष्ट और ईश्वर भक्त नारी है। तो फिर आऊँगा किसी दिन उसके दर्शन करने। एड्रेस क्या है तेरा? उसकी पहली शर्त यह है कि कोई भी मुझसे मिलने नहीं आएगा। तेरा राजू भी नहीं? हाँ तू भी नहीं, सोमू ने रुखाई से कहा। राजू ने ब्रेक लगा दिए। एक झटके से गाड़ी रुक गई। सोमू ने देखा वे बातों ही बातों में चर्च गेट तक आ पहुंचे। चल गैलॉर्ड में कुछ खा पी लें, राजू ने चाबी घुमाकर गाड़ी का इंजन बंद करते हुए कहा। नहीं, इस समय मुझे भूख नहीं लगी है। अम्मा यार, राइटर होकर झूठ बोलता है। भूख के मारे चेहरे पर तो 12 बज रहे हैं। चल जल्दी उतर। कहते हुए राजू ने बलपूर्वक सोमू का गाड़ी में से घसीटा और उसे लिए हुए गैलॉर्ड में आ पहुंचा। अंदर पहुंचते ही सोमू को एक झटका सा लगा। उसने देखा अर्चना एक अधेड़ आयु के व्यक्ति के साथ होटल से बाहर निकल रही थी। अर्चना की दृष्टि भी उस पर पड़ी। वह क्षण भर के लिए ठिठकी, फिर उसके पास से गुजरते हुए कह उठी, हेलो। हेलो, सोमू ने धीरे से उसके अभिवादन का उत्तर दिया और अर्चना उस व्यक्ति के साथ बाहर निकल गई। अरे कौन था यह पटाखा, तू इसे जानता है? राजू ने व्याकुलता से पूछा। पड़ोस में रहती है, सोमू ने लापरवाही से उत्तर दिया। साथ में कौन था? मालूम नहीं। ए हे, क्या?
पका हुआ फल है कि टहनी हिलाते ही टूटकर झोली में आ जाए। मेरे मुंह में तो पानी भर आया है। राजू ने मुंह चलाते हुए कहा और फिर सोमू के कंधे पर हाथ मारकर बोला, हाथ मारा कि नहीं? क्या बकते हो? तुम शायद अपनी ही तरह हर औरत को बिकाऊ समझते हो। किसी दिन इतने जूते पड़ेंगे कि सिर गंजा हो जाएगा, सोमू ने कहा और राजू के साथ ही दीवार के साथ एक मेज पर बैठ गया। राजू मीनू उठाकर देखने लगा। सोमू ने दीवार की खिड़की में लगा पर्दा खिसकाकर बाहर झांका तो अर्चना उस अधेड़ व्यक्ति के साथ एक फॉरेन कार में जाती दिखाई दी। बोल, क्या खाएगा? राजू ने मीनू से दृष्टि हटाते हुए पूछा। कुछ भी मंगवा ले, उसने अनमने मन से कहा। कुछ भी तो यहाँ नहीं मिलता, राजू मुस्कुरा कर दिया। तुम्हें क्या खाना है? मेरी तो बस एक फेवरेट डिश है, टोमेटो फिश। चलो आज हम भी वही खा लेंगे, पर पुलाव के साथ। राजू ने बहरे को बुलाया और दोनों के लिए खाने का ऑर्डर दे दिया गया। थोड़ी देर में खाना आ गया और दोनों दोस्तों ने डटकर खाया। खाने के बीच में राजू जाने कहाँ के चुटकुले सुनाकर सोमू की गंभीरता दूर करने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन सोमू के मस्तिष्क में तो इस समय एक ही तस्वीर उभर उभर कर मिट रही थी। वह तस्वीर थी अर्चना की, जो किसी सेठ की कार में बैठकर ना जाने कहाँ पहुंच चुकी होगी। खाने के बाद राजू ने हट की कि वह उसे माहिम तक छोड़ आएगा, किंतु सोमू नहीं माना और उसकी गाड़ी छोड़कर चर्च गेट स्टेशन की ओर बढ़ गया। वास्तव में वह उसे अपने घर का पता नहीं देना चाहता था और ना ही उस पर यह भेद खुलने देना चाहता था कि वह एक सुंदर और नौजवान लड़की के साथ रहता है। वह राजू की प्रवृत्ति को जानता था। अर्चना को देख लेने के बाद वह उसके फ्लैट में आकर उसका जीना दूभर कर देगा। इन्हीं विचारों में डूबा वह स्टेशन आकर टिकट लेने के लिए एक खिड़की की ओर लपका। फिर जो ही उसने बुशर्ट में जेब में पैसों में हाथ डाला, उसका हाथ जेब में ही रुक गया। उसकी उंगलियां किसी ऐसी चीज़ को टटोल रही थी जो उसकी जेब में पहले नहीं थी। कुछ सोचकर उसने जल्दी से हाथ बाहर निकाला तो उसमें 100 के नोटों का एक छोटा बंडल था। उसने गिना, 10 नोट थे, पूरा 1000 रुपया। सोमू ने पल भर के लिए कुछ सोचा और नोट हाथ में लिए स्टेशन से बाहर लपका। बाहर निकलकर उसने देखा राजू की कार तेजी से मैरिन ड्राइव की ओर बढ़ रही थी। उपकार लादकर भाग गए बच्चू। खैर कोई बात नहीं, भागकर जाओगे कहाँ? सोमू मन ही मन बड़बड़ाया और नोटों को जेब में रखकर फिर स्टेशन की ओर चल पड़ा। रात के 12 बज चुके थे, परंतु सोमू को नींद नहीं आ रही थी। वह बेचैन होकर अपने कमरे से टेरेस पर आ गया और सिगरेट पर सिगरेट फूंकने लगा। राजू की बातों ने उसके मस्तिष्क में एक खलबली सी उत्पन्न कर दी थी। उसका प्रिय मित्र और बचपन का साथी केवल थोड़े से रुपयों और साधारण सुख सुविधा के लिए अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहा था। उसने कितनी निर्लज्जता से कहा कि जब 60 बरस का बूढ़ा 20 बरस की लड़की से संबंध रख सकता है तो 45 बरस की औरत 25 बरस के नौजवान से क्यों संबंध नहीं रख सकती। यह विचार आते ही उसका ध्यान एकाएक अर्चना की ओर चला गया। वही संबंध, 60 वर्षीय वृद्ध और 20 वर्षीय युवती। तो अर्चना भी क्या? नहीं नहीं, अर्चना ऐसी लड़की नहीं हो सकती। उसने तुरंत ही यह विचार मस्तिष्क से झटक दिया और सिगरेट फर्श पर डालकर जूते से मसल दिया। उसी समय बिल्डिंग के नीचे सड़क पर एक टैक्सी आकर रुकी। सोमू ने टेरेस की दीवार से नीचे झुककर देखा। टैक्सी का दरवाज़ा खुला और अर्चना हाथ में चंद छोटे छोटे पैकेट लिए हुए बाहर निकली। वह बिल्डिंग के कंपाउंड में दाखिल होकर जल्दी जल्दी लिफ्ट की ओर बढ़ी। सोमू ने नया सिगरेट सुलगा लिया और टेरेस पर टहलने लगा। उसकी दृष्टि उस द्वार पर जमी हुई थी जिससे अर्चना अंदर आने वाली थी। कुछ क्षण बाद ही द्वार खुला और अर्चना दबे पांव अंदर चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर उसने बत्ती जलाई और सोमू को टेरेस पर टहलते हुए देखकर चौंक पड़ी। फिर कुछ सोचकर उसी तरह हाथ में पैकेट थामे टेरेस पर चली आई और सोमू से बोली, सॉरी आज देर हो गई, आपकी नींद में बाधा पड़ी होगी। नहीं तो मैं अभी तक सोया ही नहीं। अरे क्यों? मुझे देर से सोने की आदत है। ओह, मुझे तो वास्तव में मेरे अंकल ने देर करा दी, डिनर के लिए रोक लिया। अंकल? आश्चर्य से सोमू के मुंह से निकला। हाँ, गैलॉर्ड में आपने मुझे जिनके साथ देखा था वे मेरे अंकल ही तो थे। आज ही लंदन से आए हैं। बलपूर्वक मुझे अपने साथ खाना खिलाने ले गए और फिर होटल में से लाकर इतने सारे परफ्यूम्स दे दिए। कहते हुए उसने अपने हाथ के पैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, लो एक शीशी आप भी रख लो। ये पेरिस के परफ्यूम हैं, यहाँ नहीं मिलते। जी नहीं धन्यवाद, मुझे परफ्यूम का शौक नहीं, सोमू ने कहा और पैकेट थामने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। शौक भी हो जाएगा, एक बार यूज़ करके तो देखिए,
जिंदगी महक उठेगी, अर्चना ने कहा और ज़बरदस्ती एक पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। थैंक यू। सोमू ने मुस्कुराते हुए पैकेट स्वीकार कर लिया। उसे अर्चना का यूँ आग्रह करना बड़ा प्यारा लगा और यह जानकर कि अर्चना के साथ वह बूढ़ा उसका अपना अंकल था, उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ सारा संदेह समाप्त हो गया। पैकेट को हाथ में उछालता हुआ सोमू अपने कमरे में आ गया। फिर पलंग पर बैठकर उसने पैकेट से परफ्यूम की शीशी निकाली। पैकेट के ही समान शीशी भी बहुत सुंदर और नाजुक थी। उसने शीशी को इधर उधर से पलटकर देखा और अंगूठे से स्प्रे बटन दबा दिया। सेंट की एक तेज सी फुहार निकली और पल भर में सारा कमरा महक उठा। क्या सुगंध थी! सोमू का मन मस्तिष्क झूम उठा। वह पलंग पर लेट गया। सुगंध ने उसकी सारी उताहट समाप्त कर दी थी। अर्चना के कहे शब्द उसके मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न करने लगे। इसे एक बार यूज करके तो देखिए, जिंदगी महक उठेगी। धीरे धीरे भीनी सुगंध उसे स्वप्न लोक की ओर ले गई। उसकी पलकें बोझिल होती चली गईं। सुबह सोमू की आंख खुली तो उसे खिड़की के बाहर वृक्ष के पत्तों पर चमकती हुई धूप दिखाई दी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। इतनी देर तक तो वह कभी नहीं सोया रहा। यह तो नियम से ही सूर्योदय होने से पहले उठ जाता था, परंतु आज तो कोयल की कुहू भी पुकार लगाकर उठ चली थी। वह लपक कर मेज से अपनी रिस्ट वॉच उठाना ही चाहता था कि उसे किचन से स्टोव में हवा भरने की आवाज़ सुनाई दी। उसने किवाड़ में से झांककर किचन में देखा तो अर्चना स्टोव पर झुकी हुई जल्दी जल्दी उसमें हवा भर रही थी। यह क्या कर रही हैं आप? उसने किचन में आते हुए कुछ झिझककर पूछा। अर्चना ने पलटकर उसे देखा और फिर बिना कोई उत्तर दिए अपने काम में व्यस्त हो गई। सोमू ने देखा, शेल्फ पर कुछ बर्तन भी रखे हुए थे। उसने फिर पूछा, यह स्टोव, यह बर्तन, यह सब कौन लाया? मिसेस फिलिप दे गई हैं। अर्चना ने माचिस से स्टोव के निपल में आग लगाते हुए कहा। मिसेस फिलिप? सोमू ने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ, और मुझे ऑर्डर दे गई हैं कि हर रोज़ सवेरे सवेरे उठकर आपके लिए नाश्ता बनाया करूं, फिर खाना तैयार किया करूं और आपके साथ खाया करूं। अर्चना ने कमर पर हाथ रखकर एक एक शब्द पर बल देते हुए कहा। उसके स्वर में झल्लाहट झलक रही थी। और आपने उसका ऑर्डर मान लिया? सोमू ने बड़े भोलेपन से पूछा। ना मानती तो क्या करती? आपकी बनावटी पत्नी जो ठहरी। मेरा मतलब है वह मुझे आपकी पत्नी जो समझ बैठी है। लगता है यह नाटक मुझे काफ़ी महंगा पड़ेगा। मैंने बचपन से अब तक कभी चूल्हे हांडी को हाथ भी नहीं लगाया। अर्चना उखड़ी हुई नज़रों से सोमू को देखती हुई एक सांस में सारी बात कह गई। आप हटिए, चाय मैं बना लूँगा। सोमू ने सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखते हुए कहा। मैं बना लूँगा? अर्चना ने ओठ टेढ़े करके उसकी नकल उतारी और फिर बोली, और अगर मिसेस फिलिप आ गई तो क्या होगा? मुझे 2 घंटे तक उसका लेक्चर सुनना पड़ेगा। वाइफ को यह करना मांगता है, वाइफ को वह करना मांगता है, वाइफ को ऐसा होना मांगता, वाइफ को ऐसा होना मांगता। यह भाषण सुन सुनकर तो मुझे जैसे शादी सबसे घृणा हो गई है। ना ना, ऐसे पवित्र शब्द से घृणा मत कीजिए, वरना किसी बेचारे का भाग्य संवरने से पहले ही बिगड़ जाएगा। सोमू ने बात में थोड़ा हास्य रस भरते हुए कहा। किस बेचारे का? जिसकी हस्तरेखाओं में आप जैसी अप्सरा लिखी होगी। जाइए, आपके हाथ मैले हो जाएंगे। मैं चाय बनाकर लाता हूँ। नहीं, चाय मैं बनाऊंगी। अर्चना ने स्टोव अपनी ओर खींच लिया। नहीं, मैं आपको नहीं बनाने दूंगा। सोमू ने स्टोव फिर अपनी ओर सरका लिया। इस खींचातानी में स्टोव की आग बुझ गई। अर्चना ने फिर स्टोव अपनी ओर खींचा और उसमें हवा भरने लगी। धुएं का एक भभका निपल से निकला और अर्चना ने उसमें आग लगा दी। अचानक जोर से आग भड़की और अगर सोमू उसे धक्का न देता तो अर्चना अवश्य ही आग की लपेट में आ जाती। वह जलने से तो बच गई, किंतु धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। सोमू ने लपककर उठाते हुए कहा, देख लिया आपने अपनी हट का परिणाम। वह तो कुशल हुई कि नाइटी ने आग नहीं पकड़ ली, वरना नायलॉन पेट्रोल की भांति जलता है। अभी लेने के देने पड़ जाते। अर्चना वास्तव में भयभीत हो गई थी। वह चुपचाप सोमू की बातें सुनते हुए उसे देखने लगी। सोमू ने स्टोव आगे खिसकाते हुए फिर कहा, किसी ने ठीक कहा है, जिसका काम उसी को साजे। आपने न कभी स्टोव जलाया न खाना खाया, फिर आप यह सब कैसे कर सकती हैं? मैं वह बहुत पहले ही यह सब पापड़ बेल चुका हूँ। देखिए कैसे स्टोव जलाया जाता है। यह कहकर उसने स्टोव दोबारा उसमें आग लगा दी। थोड़ी देर बाद जब बर्नर गर्म हो गया तो जल्दी जल्दी से 2-4 बार पंप चला दिया। नीली गैस निकली और साए साए की आवाज़ के साथ स्टोव जलने लगा।
सोमू ने चाय की केतली स्टोव पर चढ़ा दी। तभी बाहर के द्वार की घंटी बज उठी। दोनों ने एक दूसरे से नज़र मिलाई, फिर द्वार की ओर देखा। मिसेस फिलिप का विचार आते ही सोमू द्वार खोलने को बढ़ा और अर्चना चाय के खाली प्यालों को धोकर रखने लगी। उसका अनुमान ठीक ही था। द्वार खुलते ही मिसेस फिलिप अंदर आई और मुस्कुराकर उसने दोनों को गुड मॉर्निंग कहा। उसे दोनों का मिलकर किचन में काम करना बहुत अच्छा लगा। अर्चना के पास आते हुए उसने हाथ में पकड़े हुए 2 पैकेट उसे भी थमा दिए। यह क्या? अर्चना ने पैकेट लेते हुए पूछा। चॉकलेट और चीज़, विलियम ने दुबई से भेजा है। यह भी नहीं सोचता मम्मी को दांत नहीं, चॉकलेट कैसे खाएगा। हर आने वाले के हाथ ढेर से भेज देता है। हम सोचा थोड़ा तुम लोगों को भी देगा। थैंक यू, सोमू ने कृतज्ञता भरी दृष्टि से उसे देखते हुए कहा। विलियम आपका बेटा है ना? अर्चना ने पैकेट एक प्लेट में रखते हुए पूछा। हाँ, वह हमारा छोटा बेटा है। लव बहुत करता है हमसे। बड़ा रॉबिन्सन तो कभी हमको याद भी नहीं करता। उसका मैरिज हो गया ना, मैरिज के बाद विलियम भी हमको भूल जाएगा। सब बच्चा लोग ऐसा ही करता। माँ का ज़रूरत नहीं रहता ना। लेकिन हमको कुछ दुख नहीं। बच्चा लोग खुश, हम खुश। अच्छा आप बैठिए तो, अर्चना ने उसे भावुकता में बहते हुए देखकर कहा। 1 कप चाय तो पीजिए। ओह हाँ, तुम लोग चाय बनाता है? बहुत अच्छा करता है। अभी मालूम होता है कि यह घर है। जिस घर में चूल्हा नहीं जलता वह भी कोई घर होता। मिसेस फिलिप ने अर्चना को मुस्कुराकर देखते हुए कहा। अर्चना अब प्यालों में चाय उड़ेल रही थी। सोमू ध्यान से अर्चना के चेहरे के बदलते रंगों को निहारे जा रहा था। अर्चना ने पहला प्याला मिसेस फिलिप को थमा दिया और दूसरा प्याला सोमू को दे दिया। फिर जब अपना प्याला अर्चना ने हाथ में लिया तो सोमू ने मुस्कुराते हुए मिसेस फिलिप के स्वास्थ्य के लिए चीयर्स कहकर प्याला ओठों से लगा लिया और फिर वह तीनों चाय पीने लगे। चाय पीते पीते अचानक मिसेस फिलिप को कुछ ध्यान आया और वह सोमू से पूछ बैठी। तुम कौन सी अमेरिकन फर्म में काम कर रहे हो बेटा? अर्चना के हाथों से चाय का प्याला फिसलते फिसलते रह गया। सोमू ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। अमेरिकन फर्म? अमेरिकन नहीं तो इंग्लिश फर्म होगी। जी नहीं, मैं तो किसी अमेरिकन या इंग्लिश फर्म में काम नहीं करता। तो फिर तुम क्या करता? मैं राइटर हूँ, कहानीकार। फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। फिल्मों के लिए कहानियाँ? लेकिन तुम्हारा मिसेस ने तो। सॉरी मिसेस फिलिप, अर्चना ने जल्दी से बोल उठी। मैंने आपसे झूठ बोला था। सोचा कहीं फिल्म का नाम सुनकर आप हमें फ्लैट किराए पर ना दें। ओह आई सी। हाँ मिसेस फिलिप, फिल्म वाले बदनाम है ना, कोई उन्हें मकान किराए पर नहीं देता, इसलिए अर्चना को झूठ बोलना पड़ा। सोमू ने अर्चना को व्यवस्था समझते हुए बात बनाई। हाँ यह तो है, फिल्म वालों का नाम सुनकर तो मैं भी डर जाती। मिसेस फिलिप ने अर्चना को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो अब मिसेस फिलिप, अब तो आपको मालूम हो गया, सोमू ने रुकते रुकते कहा। फिल्म का सब लोग खराब नहीं होता, और तुम तो राइटर है, हम क्रिएटर लोग का कदर करता। हमारा हस्बैंड को भी पोइट्री लिखने का शौक़ था। हम तुम्हारी सक्सेस के लिए प्रेयर करेगा, लेकिन जब तुम फिल्म में बड़ा आदमी बन जाए तो हमको भूल मत जाना। अपनी माँ को कौन भूल सकता है मिसेस फिलिप? ओह माय सन। मिसेस फिलिप ने भड़कर सोमू का माथा चूम लिया। उसकी आंखें भीग आईं और वह जल्दी से बाय बाय कहते हुए वहाँ से चली गई। मिसेस फिलिप का स्नेह और ममत्व देखकर सोमू की पलकें भी थोड़ा भीग गईं। उसका हृदय एक अज्ञात कसक से बोझिल सा हो गया था। वह तब तक मिसेस फिलिप को जाते देखता रहा जब तक वह द्वार से निकलकर दृष्टि से ओझल नहीं हो गई। आप एक्टिंग तो बहुत सुंदर कर लेते हैं, अर्चना ने चंद क्षण को मौन को तोड़ते हुए कहा। नहीं अर्चना जी, यह एक्टिंग नहीं, सचमुच मिसेस फिलिप के स्नेह को देखकर मुझे उनमें अपनी माँ की ममता की झलक दिखाई दी। और आपने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं कि आप राइटर हैं? अर्चना ने बात बदलते हुए पूछा। आपने कभी पूछा ही नहीं। अगर पूछ लेती तो आपको अमेरिकन फर्म वाले झूठ का सहारा ना लेना पड़ता। अच्छा, तो अब मैं समझी, आप प्रायः खोए खोए से क्यों रहते हैं। बताइए आजकल क्या लिख रहे हैं आप? बम्बई की एक शाम। नाम तो दिलचस्प है, कहानी क्या है? अभी आरंभ ही हुई है, अंत हो जाने पर बताऊंगा। आखिर कुछ तो सोचा होगा, कॉमेडी है या ट्रेजिडी? वास्तव में अभी कहानी का पूरा ढांचा नहीं बन पाया, कैरेक्टर कुछ अधूरे से हैं, कहानी जन्म ले रही है, घटनाएं उसे कौन सा मोड़ देती हैं अभी से कहना कुछ कठिन है। फिल्म के लिए कोई कहानी बिकी?
प्रयत्न कर रहा हूँ। हर सुबह आशा के दीप जलाता हूँ, किंतु शाम होने से पहले ही बुझ जाते हैं। सुना है काफ़ी टेढ़ी लाइन है। सीधा रास्ता तो दुनिया में कहीं आसानी से नहीं मिलता। कहते हुए सोमू ने लंबी सांस खींची। अर्चना ने चाय के बर्तन उठाए और उन्हें नल के नीचे ले जाकर धोने लगी। सोमू ने कहा कि इस काम में उसकी सहायता करे, किंतु उसने यह काम मर्दों का नहीं कहकर उसे रोक दिया। वह उठते उठते रह गया। अभी वह कुछ देर और अर्चना के समीप रहना चाहता था, इसलिए अपने आप को व्यस्त रखने के लिए उसने स्टोव को कपड़े से साफ करना आरंभ कर दिया। चाय के प्याले धोते धोते अचानक अर्चना उसकी ओर मुड़ी और बोली, आपने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया, मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। मैं एग्रीमेंट पर दृढ़ हूँ, पूछ भी कैसे सकता हूँ। आपने पहले ही दिन यह शर्त लगा दी थी। सोमू ने स्टोव साफ करते हुए गंभीरता से कहा। फिर भी आप सोचते तो होंगे मैं क्या करती हूँ। करती होंगी कुछ भी। क्या किसी ऑफिस में स्टेनोटाइपिस्ट होंगी? किसी बड़े आदमी की प्राइवेट सेक्रेटरी होंगी? नो। कहीं मॉडलिंग करती होंगी? नॉट एट ऑल। किसी स्कूल में टीचर होंगी? दैट्स रॉन्ग। किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्स गर्ल होंगी? बिल्कुल गलत। तो अब आप ही बता दीजिए क्या करती हैं आप? सोमू ने कहा। स्ट्रगल करती हूँ, संघर्ष, जीवन का संघर्ष, मुस्कुराते हुए अर्चना ने कहा और पलटकर तेजी से बाहर निकल गई। स्ट्रगल, संघर्ष, जीवन का संघर्ष। सोनू ने मन ही मन सोचा। वह कुछ उलझन में पड़ गया, फिर स्वयं ही बड़बड़ाया। अनोखी लड़की है। अगर उसे बताना नहीं था तो फिर मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत थी कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। मैं कुछ भी सोचूं, इससे क्या मतलब। अर्चना के इस रहस्यमयी व्यवहार के बारे में सोचता हुआ वह अपने कमरे की ओर जा रहा था कि एक आहट सुनकर ठिठक गया। उसने पलटकर देखा तो अर्चना हाथ में तौलिया लिए अपने कमरे के द्वार पर खड़ी थी। मैं नहाने जा रही हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। तो मैं क्या करूँ? सोमू के मुंह से निकल गया। ऐसा ही उत्तर अर्चना ने पहले दिन उसे दिया था। बाथरूम एक है ना, मैंने सोचा कि आपको जल्दी हो। अर्चना ने सोमू वाला वाक्य दोहराया और शरारत भरी मुस्कुराहट ओठों में दबाए पलटकर बाथरूम की ओर चली गई। कभी शोला कभी शबनम, लड़की है कि पहेली, वह चिकित्सा सोचता रह गया। सोमू रूपमाला के मॉडर्न ढंग से सजे हुए हॉल में बैठा राजू की प्रतीक्षा करते करते उकता गया था। इससे पहले सैकड़ों बार वह इस हॉल को देख चुका था, लेकिन आज उसको इस कमरे की एक एक चीज़ से घृणा हो रही थी। दीवारों पर लगी नंगी तस्वीरें, नारी और पुरुष के खजुराहो ढंग के रतिक्रिया विहार के नग्न चित्र, इसी तरह की अजीब अजीब किस्म की मूर्तियाँ। वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो इंसान की काम वासना को उत्तेजित न करती हो। पहले वह इन वस्तुओं को रूपमाला की उच्च कोटि की कलात्मक रुचि के उदाहरण मानता था, लेकिन जब से उसे राजू और रूपमाला के घिनौने संबंध का पता चला, उसे उन चीज़ों से छिपी गंदगी स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। अब तो इस दूषित वातावरण में अधिक देर तक सांस लेना भी उसके लिए कठिन हो रहा था। रूपमाला का नौकर उसके लिए चाय की ट्रे लेकर आया तो सोमू ने व्यंग भरे स्वर में पूछा, आपके राजू साहब कब तक निकलेंगे अपने बेडरूम से? बस तैयार हो गए हैं साहब, आ ही रहे हैं, नौकर ने उत्तर दिया। यह तो तुम पहले भी कह गए थे, लेकिन पहले केवल अनुमान से कहा था, अब देखकर आया हूँ। उससे कहो मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, सोमू ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी घबरा गया यार, राजू ने हॉल में प्रवेश करते हुए कहा और फिर सोमू के पास आते हुए बोला, वास्तव में रूपमाला जी के साथ फिल्म देखने जाना था, इसलिए तैयार होते होते देर हो गई। अच्छा हुआ इस समय तू आ गया। बोल, कोई शुभ सूचना लाया है क्या? शुभ सूचना नहीं, अशुभ सूचना है, सोमू ने गंभीरता से कहा और फिर चाय का आखिरी घूंट पीकर प्याला रखते हुए बोला, तुम्हें मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करने की क्या ज़रूरत थी? मजाक? कैसा मजाक? मैं समझा नहीं, राजू ने आश्चर्य से पूछा। सोमू ने झट जेब से 1000 रुपये का बंडल निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह मजाक नहीं तो क्या दान दिया है तूने मुझे? सोमू, राजू ने आपत्ति की, मेरी दोस्ती मेरा प्यार को तुम इतना घटिया नाम दोगे? मुझे सपने में भी तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। मुझे भी तुमसे ऐसी आशा नहीं थी कि तुम मुझे भूखा नंगा समझकर चुपके से 1000 रुपये के नोट मेरी जेब में डाल दोगे। लो, यह लौटाने आया हूँ, सोमू ने अप्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा। अरे रख ले यार, क्यों व्यर्थ की बात का बतंगड़ बना रहा है? दोस्त ही दोस्त के काम आता है। क्या मेरे पैसे तेरे पैसे नहीं हैं?
परंतु मैं जानता हूँ ये तुम्हारे पैसे नहीं हैं और मैं ऐसे पैसे स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छा तो ऋण समझकर ही रख ले। जब तेरी स्टोरी बिक जाए तो ब्याज समेत लौटा देना। अब तो कोई आपत्ति नहीं है तुझे? किंतु अब अधिक भलवंसी मत बखार। मैं चोरी करूं, डाका डालूं, बेईमानी करूं, तुझे इससे क्या? जब मैंने ऋण कह दिया तो झगड़ा समाप्त। जब तेरे पास पैसे आ जाएं तो लौटा देना, मैं ले लूंगा। अब रख भी ले जेब में, तुझे मेरी सौगंध। राजू, मैं कहता हूं रख ले, नहीं तो दोबारा मेरी सूरत नहीं देखेगा। राजू ने इस वाक्य कुछ ऐसे भावुक ढंग से कहा कि सोमू की आंखें भीग गईं और उसने चुपचाप नोट अपनी जेब में रख लिए। आई एम रेडी राजू, रूपमाला की सुरीली आवाज़ सुनाई दी और वह सिर से पांव तक प्रलय सी बनी हॉल में प्रकट हुई। सेंट की तेज महक सोमू के नथनों से टकराई और वह उसे देखते हुए शिष्टता के नाते खड़े होकर बोला, गुड इवनिंग मैडम। हाय सोमू, रूपमाला खुश होकर उसकी ओर बढ़ती हुई बोली। अरे तुम किधर रहने को चले आए? राजू तुम्हारे लिए बहुत वरीड था। कल इसने मुझे बताया कि तुम किसी लेडी के यहाँ पेइंग गेस्ट हो गए हो। जी, आखिर कब तक आप पर बोझ बना रहता? नॉनसेंस, बोझ कैसा? इट वॉज माई प्लेजर। तो चले मैडम, राजू ने वार्तालाप को संक्षिप्त करने के आशय से कहा। हाँ हाँ फौरन, मूवी शुरू होने में 10 ही मिनट बाकी हैं, कहते हुए वह बाहर की ओर चल दी। तू भी चलना यार, राजू ने दबी आवाज में सोमू से कहा। नहीं भाई तू जा, मुझे क्यों व्यर्थ कबाब में हड्डी बनाता है, सोमू ने भी दबी आवाज में कहा। चल ना यार, यह साली आराम से पिक्चर भी देखने नहीं देती, तू साथ होगा तो मेरी जान बची रहेगी। कम ऑन राजू। बाहर से रूपमाला की आवाज़ आई और राजू ने सोमू को साथ घसीटते हुए कहा, चल ना यार, मेरे लिए ही सही। सोमू को राजू की हालत पर तरस आ गया और वह उसके साथ चल पड़ा। उसने सोचा इस प्रकार उसको इन दोनों के जीवन को निकट से देखने का अवसर मिल जाएगा। कई दिन से वह इन दोनों के जीवन पर एक कहानी लिखने की सोच रहा था। कॉरिडोर में रूपमाला खड़ी राजू की प्रतीक्षा कर रही थी। राजू ने उसके पास पहुंचकर कहा, सोमू भी हमारे साथ चल रहा है, कह रहा था इरोज की पिक्चर मुझे भी देखनी है। तो मैंने कहा हमारे साथ ही चल। ओह श्योर, रूपमाला ने सभ्यता के नाते कह तो दिया, किंतु उसका मन बुझ सा गया था। लिफ्ट से नीचे उतरकर राजू ने गैरेज से कार निकाली और सोमू को विवशतः रूपमाला के साथ पिछली सीट पर बैठना पड़ा। सेंट की तेज सुगंध ने उसको कुछ देर के लिए उस कृत्रिम दुनिया में धकेल दिया जहां हर चीज सुंदर और जवान लगती है। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी, किंतु सोमू घर नहीं लौटा था। अर्चना आश्चर्य में थी कि आज सोमू नित्य के विरुद्ध इतनी रात गए तक घर क्यों नहीं आया। उसने कई बार सोने का प्रयत्न किया, परंतु हर बार सोमू का विचार उसकी नींद में विघ्न डालने लगा। उसने इस विचार को मन से झटक देना चाहा। उसे क्या, कोई कब आए कब जाए, लेकिन वह सोमू की छवि को अपने मस्तिष्क से हटा ना सकी। उसने अनुभव किया कि वह अनजाने में ही उससे रुचि लेने लगी थी। उसके साथ किचन में बैठकर चाय पीने में उसे एक विशेष आनंद का अनुभव हुआ था। वह कितने ही बड़े बड़े होटलों में चाय पी चुकी थी, खाना खा चुकी थी, किंतु इतने सुख का भान उसे इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इन्हीं विचारों में डूबी वह बिस्तर पर पड़ी करवटें बदल रही थी कि बाहर के द्वार पर घंटी बज उठी और फिर निरंतर बजती चली गई। वह फिर से उछलकर उठी, द्वार की ओर बढ़ी, किंतु फिर वह सोचकर उसके पांव रुक गए कि सोमू के पास तो फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी है, उसे घंटी बजाने की क्या जरूरत थी, कहीं कोई और ना हो। यह विचार आते ही वह कुछ भयभीत सी हो गई और द्वार खोलने से पहले उसने आई होल से बाहर झांकना जरूरी समझा। यह देखकर उसे असीम आश्चर्य हुआ कि घंटी बजाने वाला सोमू ही था। द्वार के पास खड़ा वह निरंतर घंटी का बटन दबाया जा रहा था। अर्चना ने झल्लाकर एक झटके से द्वार खोल दिया और सोमू पर बरस पड़ी। यह क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी कैसी? घंटी तो बजा रहा हूं, आप किवाड़ ही नहीं खोल रही, सोमू ने कुछ भारी और भर्राई आवाज में कहा। घंटी बजाने की क्या जरूरत थी? क्या चाबी नहीं है आपके पास? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, सोमू ने जेब टटोलते हुए कहा। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मेरे कारण आपकी नींद खराब हुई, कहता हुआ वह अंदर आ गया। अर्चना चौंककर 2 कदम पीछे हट गई। उसे सोमू की चाल में लड़खड़ाहट सी अनुभव हुई और हल्की सी शराब की गंध भी आई। वह आंखें फाड़कर सोमू को देखने लगी। क्या देख रही हैं?
आई इस तरह क्या देख रही हैं? सोमू ने रुकते हुए अपने आप को संभालकर पूछा। यह देख रही हूं कि आज आपके रंग ढंग ही निराले हैं। आप शराब पीकर आए हैं? अर्चना ने गुस्से में कहा। सोमू ने क्षण भर उसे अजीब आत्मग्लानि से देखा, फिर नजरें झुकाते हुए नम्रता से हाथ जोड़कर विनयपूर्ण स्वर में बोला, आज मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं। वह राजू है ना, राजू मेरा यार, उसने जबरदस्ती पिला दी। मैंने लाख मना किया पर वह माना ही नहीं। वह कौन राजू? अर्चना ने गुस्से से बात काटते हुए पूछा। मेरा दोस्त, वह मुझे अपने साथ पिक्चर ले गया, उसके बाद ताजमहल होटल में खाना खिलाने ले गया। खाने से पहले मिस रूपमाला पीने के लिए हट करने लगी। मिस रूपमाला? अर्चना बड़बड़ाई। नाम की मिस है, वैसे 40 बरस की बुढ़िया है, बहुत पैसे वाली है। उसने मेरे बचपन के एक दोस्त को अपना रखेल बना रखा है। क्या बकवास है? अर्चना ने नशे की बड़बड़ाहट समझकर उसे डांटा। बकवास नहीं, वह सच है जो आपने नहीं देखा। इस दुनिया में पैसे के लिए सब कुछ होता है। 50 बरस की बूढ़ी औरत पैसे के बलबूते 25 बरस के नौजवान को अपना रखेल बना लेती है और 20 बरस की लड़की पैसे के लिए 60 बरस के बूढ़े की रखेल बन जाती है। मुझे ऐसे लोगों से घृणा है, सख्त घृणा, कहते हुए सोमू अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अर्चना का दिल उसकी हालत देखकर डर से धड़कने लगा था। वह इतनी सहम गई थी कि उसे इस हरकत पर डांट भी नहीं सकती थी। उसने अपने कमरे की ओर बढ़ना चाहा, किंतु सोमू की आवाज़ सुनकर रुक गई। वह अपने कमरे में जाते जाते लौट आया था। सुनिए, सोमू ने उसकी ओर आते हुए कहा, मैंने शराब पी ली है, इसलिए आप मुझे बुरा समझ रही हैं, लेकिन मैं रोज़ थोड़े ही पीता हूँ। कभी कभी कोई विवश कर देता है तो एक आध पैग ले लेता हूँ। अब मैं आपको वचन देता हूँ कि कभी नहीं पीऊँगा, कभी नहीं। अर्चना ने देखा, यह कहते हुए उसकी आंखें भीग गई थीं। अब अर्चना का साहस भी लौट आया था और उसने बड़ी गंभीरता से कहा, और अगर फिर कभी आप पीकर आए तो याद रखिए वह हमारी इस पार्टनरशिप का आखिरी दिन होगा। इधर आप पीकर अंदर आएंगे और उधर मैं अपना सामान लेकर बाहर निकल जाऊंगी। यह कहकर अर्चना ने खेद भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और पलटकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वह धड़ से अपना किवाड़ बंद करके बत्ती बुझाकर कुछ देर अंधेरे में खड़ी रह गई। सोमू के शराब पीकर आने से इस समय उसको बहुत धक्का लगा था। वह उसके बारे में ऐसी बात कभी नहीं सोच सकती थी। अपने पलंग पर जाने से पहले उसने किवाड़ की जरा सी झिरी खोलकर चोर दृष्टि से बाहर झांका तो देखा वह अभी तक वहीं स्थिर खड़ा था। शायद वह अपने किए पर सचमुच पछता रहा था। अर्चना को उस पर तरस आ गया। वह बड़ी देर तक इसी आत्मग्लानि में अपने कमरे से बाहर खड़ा रहा और फिर लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में घुसकर उसने अंदर से द्वार बंद कर लिया। अर्चना फिर पलंग पर लेटकर सोने का व्यर्थ प्रयत्न करने लगी। लिफ्ट 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 प्लीज। यह सुरीली आवाज़ सुनते ही सिन्हा ने गाड़ी को ब्रेक लगा दिया और उसकी इम्पाला एक चीख के साथ बालकेश्वर रोड के मोड़ पर रुक गई। उसने सामने लगे आईने में एक यौवनमाती युवती को बड़े लोच और नजाकत के साथ तेजी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते देखा। उसने ललचाई हुई नज़रों से उसे सिर से पैर तक निहारा और जल्दी से जेब से कंघी निकालकर अपने बालों को संवार लिया। आप कहाँ जा रहे हैं प्लीज़? अर्चना ने पास आकर बड़ी शिष्टता से सिन्हा से कहा। आपको कहाँ जाना है? सिन्हा ने उसके गदराए शरीर को ध्यान से देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। रीगल थिएटर। तो आइए, मैं ताज में एक मीटिंग पर जा रहा हूँ, रास्ते में छोड़ दूंगा। सिन्हा ने यह कहते ही अगली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। अर्चना ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा और सिमटकर अगली सीट पर आ बैठी। गाड़ी फिर चल पड़ी। सिन्हा और अर्चना के बीच कुछ देर तक मौन रहा। फिर सिन्हा ने इस मौन को तोड़ा। पिक्चर देखने जा रही हैं क्या? जी नहीं। कोलाबा में शॉपिंग करेंगी? ओ नो। तो आप रीगल के पास रहती हैं? जी नहीं, मैं एक ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, सेक्रेटरी की जॉब के लिए। आखिर अर्चना ने प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त करने के लिए कह दिया। किस कंपनी में? उसने मुस्कुराकर पूछा। अर्चना ने दृष्टि घुमाकर उसे देखा और कुछ नाराजगी से बोली, जॉनसन एंड जॉनसन। आपको शायद अच्छा नहीं लगा। वह उसकी अप्रसन्नता को अनुभव करते हुए बोला। क्या मेरा बार बार आपसे यह सब पूछना? नहीं तो जरा भ्रमसा हो गया था। आपने जाने से पहले टोक जो दिया, कहीं यह जॉब हाथ से ना निकल जाए। आप शिक्षित होकर भी ऐसी बातों में विश्वास रखती हैं? मैं नहीं, मेरी माँ। उन्हीं की बातों का ध्यान आ गया था। ओह,
देन आई एम रियली सॉरी, सिन्हा ने झट कहा। फिर थोड़ा रुककर बोला, अगर उस कंपनी में सिफारिश की ज़रूरत हो तो उसके जनरल मैनेजर मिस्टर चड्ढा मेरे खास दोस्त हैं। आपके? अर्चना ने आश्चर्य व्यक्त किया। जी, किसी ज़माने में वे मेरी कंपनी में सर्विस कर चुके हैं। ओह, इंटरव्यू हो जाने दीजिए। अगर सिफारिश की ज़रूरत हुई तो अवश्य ही आपको कष्ट दूंगी। इसमें कष्ट क्या है? अगर मेरे 2 वाक्यों से आप जैसी स्मार्ट और सुंदर लड़की का काम बन जाए तो। बस बस, यहीं रोक दीजिए, अर्चना बाहर देखते हुए अचानक चिल्ला पड़ी। सिन्हा ने देखा, वह बातों ही बातों में रीगल के चौराहे तक पहुंच गया था। उसने गाड़ी को घुमाकर एक और खड़ा कर दिया। अर्चना ने गाड़ी से उतरने से पहले एक बार फिर आभार प्रकट किया और दरवाज़ा खोलने से पहले पूछ बैठी, लेकिन आपका एड्रेस? सिन्हा ने झट अपने बैग में से कंपनी का कार्ड निकाला और मुस्कुराकर उसे थमा दिया। अर्चना ने एक सरसरी दृष्टि कार्ड पर डाली और फिर धन्यवाद करते हुए बोली, मेरा काम ना बना तो आपको जरूर कष्ट दूंगी। लेकिन आपका नाम? अर्चना। इंटरव्यू के बाद मिलना चाहें तो मैं ताज के सी लॉन्ज में मिल सकता हूँ। लेकिन आपकी मीटिंग? वह तो 2 घंटे में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद प्रायः 5-6 घंटे तक मैं वहीं बैठता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अर्चना गाड़ी से उतर गई। जाने से पहले एक बार मुस्कुराकर सिन्हा को देखा। सिन्हा ने एक विशेष ढंग से हाथ हिलाकर बाय बाय कहा और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। गाड़ी दृष्टि से ओझल होते ही एक चंचल मुस्कुराहट अर्चना के ओठों पर उभरी और वह अपने आप बड़बड़ा उठी। आदमी काम का है, इतनी ही देर में पिघल गया। उसने सिन्हा के दिए कार्ड को पढ़ा, जिस पर 4-5 कंपनियों के नाम लिखे थे, और कार्ड पर्स में रखकर तेज कदमों से रीगल की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने रीगल के बरामदे में कदम रखा, हाउसफुल का बोर्ड देखते ही उसके मुंह से एक निश्वास के साथ निकला, ओ नो। उसने बेबस नज़रों से इधर उधर खड़े लोगों को देखा। शायद ये सारे लोग टिकट ना मिलने के कारण निराश थे और इधर उधर टोह ले रहे थे कि कहीं ब्लैक से ही एक्स्ट्रा टिकट मिल जाए। तभी एक सीधा साधा नौजवान उसके पास आया और बड़ी नम्रता के साथ धीरे से बोला, आपको टिकट चाहिए? अर्चना ने हाँ में गर्दन हिला दी। नौजवान ने उसे भीड़ से अलग आने का संकेत किया और चुपके से बालकनी का एक टिकट थमा दिया। अर्चना ने झट जेब से 100 का नोट निकाला और नौजवान की ओर बढ़ा दिया। छुट्टा नहीं? नौजवान ने हिचकिचाते हुए कहा। तो क्या होगा? अर्चना के चेहरे पर फिर निराशा झलक आई। कोई बात नहीं, पिक्चर के बाद ले लूँगा, नौजवान ने जल्दी से कहा। अर्चना ने ध्यानपूर्वक उसकी भोली भाली सूरत को देखा और मुस्कुराकर थैंक यू कहती हुई बालकनी की तरफ जाने वाले जीने पर चढ़ने लगी। हॉल के अंदर पर्दे पर न्यूज़ रील चल रही थी। उसके बाद इंटरवल होना था। अंग्रेजी फिल्म सैमसन डी लैला आरंभ होने में अभी 15 मिनट बाकी थे। अर्चना हॉल के अंदर नहीं गई और सामने दीवार पर लगे शीशे के शो केसों में आने वाली फिल्मों की तस्वीरें देखने लगी। तस्वीरें देखती हुई वह बार बार जीने की ओर देखने लगती। शायद वह उस टिकट देने वाले नौजवान को देख रही थी। कुछ देर बाद उसे वह चेहरा दिखाई दे गया। अर्चना उससे दृष्टि मिलाते ही मुस्कुरा दी और फिर तस्वीरें देखने लगी। उसकी मुस्कुराहट से नौजवान को शय मिली और वह उसके पास आ खड़ा हुआ। अर्चना कनखियों से देखती हुई उस पर अपने सौंदर्य के प्रभाव का अनुमान लगाने लगी। वह ऐसे नौजवानों को भली भांति जानती थी। फिल्म के रिजल्ट स्टल्ज देखना तो बहाना मात्र था। वह स्वयं ही तस्वीर बना उसी को देख रहा था। आप फिल्म नहीं देखेंगी? कुछ देर बाद कांपती आवाज़ में नौजवान ने बड़ा साहस बटोरकर उससे पूछा। इंटरवल के बाद। न्यूज़ रील मुझे बोर करती है, अर्चना ने बड़ी नजाकत से कहा। न्यूज़ रील तो मुझे भी बोर करती है, वह जल्दी से बोल पड़ा। फिर आइसक्रीम स्टॉल की ओर देखते हुए बोला, आइसक्रीम लेंगी आप? उसकी बात सुनकर अर्चना ने एक झटके से पलटकर उसे तीखी दृष्टि से देखा। नौजवान घबरा गया, किंतु इससे पहले कि वह उससे क्षमा मांगता, अर्चना मुस्कुरा पड़ी और बोली, आई डोंट माइंड। अर्चना का यह कहना था कि नौजवान की बाछें खिल गईं। उसकी धमनियों का सर्द होता रक्त जैसे एकाएक खौल उठा और चेहरे पर लाली आ गई। वह भागकर सामने काउंटर से 2 आइसक्रीम कोन ले आया। एक अर्चना को दिया और दूसरा स्वयं चाटने लगा। अर्चना ने ध्यान से उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखा और मुस्कुराते हुए पूछ बैठी, तुम्हारा नाम क्या है? कुंदन, वह खुश होकर बोला। लगता है तुम दिल के भी कुंदन हो। सच?
और आपका नाम? यह आप क्या लगा रखी है, जैसे तुम आयु में मुझसे बहुत छोटे हो। ओ, तो तुम कह दूं? वह झिझक कर बोला। और नहीं तो क्या, मेरा नाम लो, अर्चना। व्हाट अ स्वीट नेम, उसने बच्चों के समान खुश होकर कहा। थैंक यू। पिक्चर के बाद आपका, ओ सॉरी, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? किसी रेस्टोरेंट में चाय पीने जाऊंगी। तो यह सौभाग्य मेरा होगा, मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। वह क्यों? जी बस यूं ही। वह गड़बड़ा गया। पहले तुमने मेरा टिकट लिया, फिर आइसक्रीम खिलाई, और अब यह चाय। नहीं भाई, मैं इतने सारे उपकारों का भार नहीं उठा सकती। उपकार? उपकार तो तुमने मुझ पर किया है। जानती हो, यह दूसरा टिकट मैंने किसके लिए लिया था? किसके लिए? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। तो फिर मुझे क्यों दिया? 1 घंटा पहले फ़ोन पर उसने आने से इनकार कर दिया। अगर वह मुझे तुम जैसी सुंदर और स्मार्ट लड़की के साथ देख ले तो जलकर राख हो जाएगी। अच्छा, तो तुम उसे जलाना चाहते हो? कोई बात नहीं, फिर किसी दिन ऐसा प्रोग्राम बना लेंगे, कहते हुए अर्चना मुस्कुरा दी। थैंक यू वेरी मच, कुंदन ने अपने बदन में एक लचक सी उत्पन्न करते हुए कहा, और फिर क्षण भर रुककर बोला, तो चलेंगी ना मेरे साथ चाय पीने? अर्चना ने पल भर सोचा, फिर बड़ी घनिष्ठता से बोली, ओके, आई डोंट माइंड। तभी इंटरवल हो गया। एक भीड़ का रेला अंदर से निकला और अर्चना धक्कों से बचने के लिए पीछे हट गई। कुंदन लोगों को अपने सामने से हटाता हुआ अर्चना के पास चला आया और उसे अंदर चलने को कहा। तुम चलो, मैं जरा टॉयलेट होकर आती हूँ, अर्चना ने उससे कहा और टॉयलेट की ओर बढ़ गई। कुंदन ने बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी को दबाया और छलांगे लगाता हुआ हॉल में चला गया। अंदर अपनी सीट पर बैठकर वह बार बार अपनी बगल वाली कुर्सी को देखता, जहां थोड़ी देर बाद अर्चना आकर बैठने वाली थी। अर्चना जिस प्रकार उससे खुली थी, उससे कुंदन को विश्वास हो गया था कि 2-4 मुलाकातों में ही वह उसके वश में आ जाएगी और वह अपनी गर्लफ्रेंड को जला जलाकर उससे बदला लेगा। सोचते सोचते वह स्वयं बड़बड़ा उठा, साली कहीं की, नखरा दिखाती है। माँ ने आने नहीं दिया, बाप ने रोक दिया। तभी हॉल की बत्तियां मध्यम पड़ गईं। कुंदन ने फिर खाली कुर्सी को देखा और गर्दन पीछे घुमाकर प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। वह उस क्षण के लिए तड़प रहा था जब अर्चना आकर उसके पास बैठेगी। उसके कपड़ों की सुगंध अब तक उसके नथनों में बसी हुई थी। प्रतीक्षा का एक एक क्षण उसके लिए पहाड़ सा लग रहा था। फिर एकाएक धुंधली रोशनी अंधेरे में बदल गई और फिल्म आरंभ हो गई। उसकी बेचैनी अब शिखर पर थी। तब किसी ने उसके पैर पर पैर रख दिया और वह पीड़ा से तड़प उठा। उसने पलटकर देखा तो एक भारी भरकम शरीर का व्यक्ति सॉरी कहता हुआ उस खाली सीट पर बैठ रहा था। कुंदन ने जल्दी से उसे उठाते हुए कहा, यह सीट आपकी नहीं है। मेरी क्यों नहीं है? उसने कठोर और तीखे स्वर में पूछा। यह मेरे साथी की है, D14। मेरी सीट भी D14 है, यह देखिए, उसने टिकट कुंदन की आंखों के आगे करते हुए कहा। लेकिन यह सीट तो एक लड़की की है। कुंदन अंधेरे में टिकट का नंबर तो नहीं पढ़ सका, किंतु घबरा जरूर गया। है नहीं, थी। सुश्री ब्लैक में बेचकर चली गई। 4 के 8 दिए हैं, 8। यह सुनते ही कुंदन के मस्तिष्क पर जैसे किसी ने हथौड़ा दे मारा हो। वह भन्ना कर रह गया और विवशता से पहलू बदलते हुए सामने चित्रपट पर फिल्म के टाइटल देखने लगा। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक में से जैसे बार बार एक ही वाक्य उभरकर उसके कानों से टकरा रहा था। सुश्री ब्लैक में बेचकर चली गई, 4 के 8 दिए हैं, 8। अर्चना जिस समय ताज के सी लॉन्च में पहुंची, शाम के 6:30 बज चुके थे। उसने हॉल में बैठे लोगों पर एक सरसरी दृष्टि डाली और अचानक एक स्थान पर उसकी दृष्टि ठहर गई। उसकी आशा के विरुद्ध सिन्हा एक कोने में अकेला बैठा सिगार के कश लगा रहा था। जो व्यक्ति रोज 5 से 6 बजे तक लॉन्च में बैठता था, शायद उसकी प्रतीक्षा में आज वह अब तक वहां बैठा हुआ था। यह सोचकर अर्चना के दिल में एक गुदगुदी सी उठी और वह मुस्कुराती हुई उसकी ओर बढ़ी। सिन्हा शाम का पेपर देख रहा था और साथ साथ सिगार के कश लेता जा रहा था। उसे पता भी ना चला कि अर्चना कब आकर उसके पास खड़ी हो गई थी। हेलो, एकाएक अर्चना की मधुर आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने दृष्टि उठाकर देखा तो सिगार उसके ओठों से फिसलकर उसकी गोद में गिर पड़ा। उसने जल्दी से सिगार को उठाया, झोली पर से राख झाड़ी और अर्चना की ओर देखते हुए बड़ी घनिष्ठता से बोला, तुम आओ आओ, हैव अ सीट।
अर्चना उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और यूं ही इधर उधर देखने लगी। क्यों, क्या हुआ इंटरव्यू का? सिन्हा ने थोड़ी देर के मौन को तोड़ा। 3 घंटे की प्रतीक्षा के बाद उत्तर मिल गया, नो। कहो तो चड्डा से सिफारिश कर दूं? कोई लाभ नहीं। उन्होंने एक लड़की को रख लिया और सुना है जो लड़की ली है वह पहले से ही निश्चित थी। यह विज्ञापन और इंटरव्यू तो कंपनी का एक ढोंग था। तुम ठीक कहती हो, यह जॉब जरूर रुखसाना को मिली होगी। रुखसाना कौन है? उसकी कीप, सैलरी कंपनी से मिलेगी और ऐश चड्डा करेगा। सिन्हा ने एस्ट्रे में सिगार को राख झाड़ते हुए बेधड़क कह दिया और जब उसने आंख उठाकर अर्चना को देखा तो वह फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखे जा रही थी। वह उसकी उलझन दूर करने के लिए फिर बोला, हाँ यही होता है इन बड़ी कंपनियों में। आपकी कंपनी में भी यही होता है क्या? अर्चना ने बिना झिझक प्रश्न किया। सिन्हा इस प्रश्न पर भौचक्का सा रह गया। उसने माथे पर आई पसीने की बूंदों को रूमाल से पोंछा और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, नहीं तो 5 उंगलियां एक जैसी थोड़ी ही होती हैं। खैर छोड़ो इस व्यर्थ के विवाद को। कहो क्या लोगी? केवल 1 कप चाय। कुछ खाने को? कहते हुए सिन्हा ने संकेत से बैरे को पास बुलाया। जी नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम सुबह से भूखी हो। लगता है आप चेहरे पढ़ना खूब जानते हैं। यस सर। बीच में बैरा ऑर्डर लेने के लिए आ गया। सिन्हा ने चाय का ऑर्डर दिया और इससे पहले कि वह मीनू देखकर कोई स्नैक्स का ऑर्डर देता, अर्चना ही बोल उठी, 1 प्लेट चीज़ टोस्ट, 1 प्लेट मिक्स पकौड़ा और चॉकलेट पेस्ट्री। यह हुई ना बात? खाने पीने में फॉर्मेलिटी कैसी? सिन्हा ने खुश होकर कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अर्चना की घनिष्ठता की और प्रशंसा करता, पास ही से आई एक करारी आवाज़ हेलो अर्चना ने उसे चौंका दिया। उसने चौंक कर देखा तो मेज के पास एक लंबे तगड़े नौजवान को देख घबरा गई। उस नौजवान ने सिन्हा को कोई महत्व न देते हुए एक कुर्सी खींची और अर्चना के पास बैठते हुए बोला, तुमने अपना पुराना स्थान छोड़ दिया है क्या? गांव से माँ की 4 चिट्ठियाँ आ चुकी हैं। वे तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। वास्तव में माँ। कहते कहते वह अचानक मौन हो गया और फिर जैसे सिन्हा की उपस्थिति का भान करके उसकी ओर देखते हुए बोला, आप? मिस्टर सिन्हा, और यह मेरा कजिन राजेंद्र। अर्चना ने रूखेपन से दोनों का परिचय कराया। ग्लैड टू मीट यू, राजेंद्र ने कहा और बड़े तपाक से सिन्हा से हाथ मिलाया। फिर अर्चना की ओर देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी अर्चना, जरा उठकर अलग से आओ। अरे नहीं, तुम लोग बैठो, मैं एक फ़ोन करके आता हूँ। सिन्हा ने जल्दी से कहा और झट उठकर फ़ोन करने चला गया। अर्चना, जो अब तक राजेंद्र को देखकर भन्नाई बैठी थी, भड़क कर बोली, क्या कहना है तुम्हें? कोई नया पंछी फांसा है? बको मत। ओहो, ऐसी भी क्या बेरुखी? जरा प्यार से बात करो। हमने कोई पाप तो नहीं किया। पाप तो मैंने किया था जो तुम्हारी बातों में आ गई। तुमने मुझे ना घर का छोड़ा ना घाट का। जो हुआ उस पर मिट्टी डालो, फिर लौट आओ मेरे पास। बिल्कुल नहीं, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। तो माँ को लिख दूँ? किसकी माँ, कैसी माँ? लिख दो जो जी चाहे। वह गुस्से में भन्ना गई। सिन्हा फ़ोन करके लौट आया। राजेंद्र उसे देखते ही ओठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट ले आया और अर्चना से बोला, अच्छा तो मैं चलता हूँ, माँ को लिख दूंगा। अगले सप्ताह तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। यह कहकर वह उठने ही लगा था कि सिन्हा बोला, अजी ऐसी जल्दी भी क्या है? बैठिए, चाय तो पीते जाइए। धन्यवाद, मैं जरा जल्दी में हूँ, नीचे कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यह कहकर राजेंद्र ने एक दृष्टि गुस्से में भरी हुई अर्चना पर डाली और पलटकर तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसके जाते ही सिन्हा ने मुस्कुराकर अर्चना की ओर देखा और बोला, क्या बात है कि मूड ऑफ हो गया? नहीं, कोई खास बात नहीं, यूं ही। फिर भी कुछ तो है जिसने गुलाब जैसे खिले मुखड़े को एकाएक कुंभला दिया। गांव में माँ सख्त बीमार है, अर्चना ने कुछ सोचकर बड़े दुखी स्वर में कहा। ओह वेरी सैड, सिन्हा ने सहानुभूति व्यक्त की। मैंने माँ को तसल्ली देने के लिए झूठ मूठ लिख दिया था कि मेरी नौकरी लग गई है। आज के इंटरव्यू ने तो मुझे बिल्कुल निराश कर दिया। समझ में नहीं आता क्या करूं। मन छोटा मत करो, बम्बई बहुत बड़ी नगरी है। आज नहीं तो कुछ दिन बाद सही नौकरी मिल ही जाएगी। यह तो ठीक है, परंतु यदि माँ का ऑपरेशन 1 सप्ताह के अंदर नहीं हुआ तो उसके जीवन के लिए खतरा है। क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? पेट में रसौली है। ऑपरेशन पर कितना खर्च आएगा? लगभग 4,000 रुपये। तो एक काम करो। क्या?
कल मेरे दफ्तर चली आना और 4,000 रुपये मुझसे ले लेना। आपसे? अर्चना आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगी। हाँ, ऋण दे रहा हूँ, नौकरी लगते ही लौटा देना। एक दिन की जान पहचान पर ही आप मुझ पर इतना विश्वास करने लगे? आदमी को पहचानने में समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं, वह एक दृष्टि में भी पहचाना जाता है और बरसों में भी नहीं। अर्चना सिन्हा की बात सुनकर कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही। इससे पहले कि वह उसकी कृपा का आभार प्रकट करती, बैरा चाय और स्नैक्स की ट्रे लेकर आ गया। सिन्हा ने उसका मूड बदलने के लिए कहा, छोड़ो, अब लौट आओ जीती जागती हंसी की दुनिया में, बी चीयरफुल। अर्चना मुस्कुरा दी और अपने तथा सिन्हा के लिए चाय बनाने लगी। सिन्हा ने अनुभव किया जैसे उसकी भेंट ने अर्चना के मनोमस्तिष्क से एक भारी बोझ हटा दिया हो। अगली सुबह निश्चित समय पर अर्चना सिन्हा के दफ्तर में पहुंच गई। अपने अनुमान से कहीं अधिक शानदार दफ्तर देखकर वह चकित हो उठी। दफ्तर में आते ही उसने सिन्हा का कार्ड रिसेप्शनिस्ट लड़की को दिखाया। उसने इंटरकॉम पर बॉस से बात करके अर्चना को एक चपरासी के साथ उसके कमरे में भिजवा दिया। अर्चना को देखते ही सिन्हा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठकर उसका स्वागत किया और बोला, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। दफ्तर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं, टैक्सी वाला सीधा यहीं ले आया। अर्चना ने कमरे की सजावट से प्रभावित होते हुए उत्तर दिया। इतने में चपरासी ऑरेंज जूस के 2 गिलास ले आया और दोनों के सामने एक एक गिलास रखकर बाहर चला गया। अर्चना ने सिन्हा की ओर देखा तो वह बोल उठा, गर्मी है ना, प्यास तो लग ही जाती है। अर्चना ने कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखते हुए गिलास ओठों से लगा लिया। उसी समय सिन्हा ने मेज की दराज खोलकर उसमें से एक लिफाफा निकाला और अर्चना के सामने मेज पर रख दिया। अर्चना की व्याकुल नज़रों ने लिफाफे से झांकते नोटों को देखा। वह कुछ कहना ही चाहती थी कि सिन्हा बोल उठा, पूरे 4,000 हैं। मैं किन शब्दों में इस आभार पर धन्यवाद दूं? आभार कैसा? सिन्हा ने उसकी बात काट दी और मुस्कुराकर फिर बोला, इंसान ही इंसान के काम ना आए तो फिर कौन आएगा? आप इंसान नहीं, देवता हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे इंसान ही रहने दो। हाँ, एक बात और, मैंने तुम्हारी नौकरी के लिए एक फर्म में बात की है। क्या जॉब है? सेक्रेटरीशिप, 1,500 रुपये महीना तक मिल जाएगा। साल में 2 महीने का बोनस, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी आदि भी। कहीं वह भी चड्डा साहब की तरह? डोंट बी सिली। सिन्हा ने उसकी बात काट दी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना, 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। रेस्पेक्टेबल कंपनी है, 4-6 दिनों में ही पता चल जाएगा। तो कृपया आप मेरे लिए ज़रूर प्रयत्न कीजिए, वरना यहाँ तो सिफारिश के बिना अच्छी नौकरी मिलनी ही असंभव है। तुम्हारा एड्रेस? सिन्हा ने जेब से फाउंटेन पेन निकालते हुए पूछा। जी, वह नंबर 10 पुनर्मिलन सांता क्रूज, मुंबई 54। वैसे मैं गांव से लौटते ही आपसे मिलने आऊँगी। आपको कष्ट करने की क्या ज़रूरत है? तो क्या तुम गांव जा रही हो? जी, माँ को ऑपरेशन जो कराना है। कहते हुए अर्चना जाने के लिए उठ खड़ी हुई। इतनी जल्दी क्या है, बैठो ना। सिन्हा ने अभी कुछ देर और उसे रोकना चाहा। इस लड़की ने उसे मुक्त कर दिया था। नहीं सिन्हा साहब, रात की गाड़ी का टिकट लेना है, माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी हैं और तैयारियाँ भी तो करनी हैं। कौन सा गांव है तुम्हारा? अमरोहा, यूपी। कहते हुए अर्चना ने वह लिफाफा पर्स में रख लिया और इससे पहले कि सिन्हा उसे दोबारा रोकने का प्रयत्न करता, वह धन्यवाद करके बाहर निकल गई। सिन्हा ने द्वार बंद होते ही एक ठंडी सांस ली और सामने रखा हुआ ऑरेंज जूस का गिलास एक ही सांस में गटागट पी गया। फिर उसने निराशा भरी आंखों से द्वार को देखा और सोचने लगा कि 4,000 तो केवल एडवांस है, यह सौदा तो 25,000 में भी महंगा नहीं। उधर अर्चना यह सोचती हुई टैक्सी में उड़ी चली जा रही थी कि 2 दिन में 4,000 की कमाई बुरी नहीं है। माँ की बीमारी का तो बस एक बहाना था। बड़े आदमियों की गाड़ियों में लिफ्ट लेना, उनकी कमजोरियों से खेलना और उन्हें उल्लू बनाकर उनसे कुछ माल ऐंठ लेना ही उसका धंधा था। पहले पहल जब उसने अपनी आवश्यकताओं से विवश होकर यह काम आरंभ किया था तो वह भयभीत हो गई थी, किंतु जैसे जैसे इस क्षेत्र में उसका अनुभव बढ़ता चला गया वैसे वैसे उसका विश्वास भी बढ़ता चला गया। अब वह इस काम में कुशल हो गई थी। वह भली भांति जानती थी कि सुंदर स्त्री पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है, विशेषकर वयोवृद्ध पुरुषों की, और फिर वह जब चाहे उन्हें मूर्ख बनाकर उनसे लाभ उठा सकती है।
जिस प्रकार वह पुरुषों को चंद क्षण में ही अपना बना लेती है, उसी प्रकार एक सीमा तक उन्हें अपने से दूर रखने की योग्यता भी उसमें थी। काफ़ी चतुर थी वह। इसी विश्वास पर शायद उसने सोमू के अजनबी होने पर भी उसके साथ रहना स्वीकार कर लिया था, वरना बम्बई जैसी महानगरी में हर प्रकार के इंसानों के ठोट मारते सागर में वह शार्क रूपी इंसानों का भोजन बनने से बची रहती, यह असंभव था। तो मित्रों, इस प्रकार गुलशन नंदा का मेहंदी का पहला भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कहानी आपको काफ़ी रोमांचित कर रही होगी। तो हमारे साथ बने रहिए, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी को इस चैनल के बारे में बताइए। धन्यवाद।